की है। अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानियों ने की बदले आजाद की नियामत दी है, मगर हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पैदा होती कायम हो जाए। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हमारे हौसले बुलंद है। 23 मार्च 1940 एक यकीन से जुड़ा हुआ दिन, एक ख्वाब का दिन, एक वादे का दिन। 23 मार्च 1940 हमारी तारीख का वो सुनहरा दिन है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस दिन ने मुसलमानों ने हिंद की तकदीर बदल दी थी। हम इस दिन को यौम पाकिस्तान के नाम से याद करते हैं और हर साल मुहिब्बे वतन इस दिन को इंतहाई जोशो जज्बे से मनाते हैं। खुदा करे मेरी अर्ज़ से पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। हमारी तारीख में 23 मार्च जैसा कोई दिन नहीं है। इस रोज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 34वें सालाना इजलास में मुसलमानों के लिए अलग वतन की करारदाद मंजूर की गई, जिसे करारदाद लाहौर भी कहा जाता है, जिसके चंद साल बाद ही बर्रे सगीर के मुसलमानों ने हिंदुओं और अंग्रेजों की ईज़ा रसाइयों से निजात हासिल कर ली और अपनी एक अलग रियासत बनाने में कामयाब हो गए। एक तारीखी हादसा न था और न ही सियासी फतह, बल्कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की अपने जुदागाना तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने की ख्वाहिश का समर था। दर हकीकत कायद आज़म की क़यादत में बर्रे सगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाकर अपनी तहजीब, मजहबी इक़दार और सकाफ़त को बचा लिया, ताकि यहाँ के मुसलमान अपने आज़ाद वतन में इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपनी रवायात को संवार सकें। पाकिस्तान के दुश्मनों को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम आज भी मुत्तहिद है और हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और इस मज़ेदार दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। आपके इस दिन को खूबसूरत बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। 23 मार्च का खूबसूरत दिन है और इस दिन की अहमियत के हवाले से हम सब बखूबी आगाह हैं। आज के दिन को यौम पाकिस्तान भी कहा जाता है। आज के दिन को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं और आज जो है वो हम 23 मार्च 1940 की यादों को ताज़ा करेंगे, तारीख़ के झरोकों से बहुत कुछ सीखेंगे और साथ ही साथ हमारी आन, हमारी पहचान, हमारी शान, हमारा पाकिस्तान, ये जब मार्ज़ वजूद में आया तो कितनी एफ़र्ट्स की हमारी बुज़ुर्गों ने, कितनी जो है वो जिद्दोजहद के बाद हमें ये वतन मिला, हमें ये धरती मिली। इसके जो है वो हुसूल के साथ साथ हमने इसके ऊपर कितना काम करना है, कितनी एफ़र्ट करनी है कि हम इसको तरक्की की जानिब ले जाएँ, कामयाबी की जानिब ले जाएँ। इस पर आज के प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कि आज का दिन तजदीद अहद का दिन है, आज का दिन जो है वो रिवाइवल का दिन है कि हम अपनी तमाम तर रिवायात को रिवाइव करें और जाने पहचानें कि ये वतन, ये मुल्क हमें किस तरह से मिला, कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी एफ़र्ट्स के बाद मिला, तो हमने इसके साथ क्या करना है, हमने इसकी तरक्की के लिए कितना किरदार अदा करना है और फिर
किस तरह से एफ़र्ट्स करनी है, चाहे हम जो है वो इसकी तरक्की में किरदार अदा करने के हवाले से बात करें, चाहे हम इसकी आन पहचान को बचाने के हवाले से बात करें, या फिर अपनी पहचान, अपनी रिप्रेजेंटेशंस को जो है वो बेहतर बनाने के लिए काम करें, तो फिर ये काम किस तरह से किया जा सकता है, इसमें किरदार अदा करना है हमारे नौजवानों को किस तरह से ज़िम्मेदार बनाना है और उनके अंदर ये जो है वो रियलाइजेशन कैसे पैदा करनी है, उनके अंदर ये हमने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पैदा करनी है कि ये वतन हमारा है, हमने इससे भागना नहीं है बल्कि इसमें रहते हुए यहाँ पे जो है वो काम करना है, एफर्ट करनी है, यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है और देखना है कि इस वतन की तरक्की में, इस वतन को आगे ले जाने में हम कैसे किरदार अदा कर सकते हैं। इस वतन को बहुत सारी अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का जो है वो सामना है इस वक्त। इन साजिशों से, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें कितना विजिलेंट होना है, हमें अपना किरदार कैसे अदा करना है, इस पर भी इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे। और जैसे कि हम बात करें कि तारीख के झरोकों से भी हम जो है वो बात करेंगे कि यौम पाकिस्तान आज के दिन को जब कहा जाता है तो इस दिन के हवाले से हम सब जानते हैं 23 मार्च 1940 को करारदाद पेश की गई, जिसे करारदाद पाकिस्तान का नाम भी दिया गया। इस करारदाद के अहम नुकात, उनको जानना, उनको समझना आज के दौर में, आज के पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है और आज का पाकिस्तानी उन तमाम नुकात को कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है, इस पर भी इन डिटेल गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ जो हम ये भी जानेंगे कि जब हम करारदाद की बात करते हैं, हम जब किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं कि जो हमारे बैकग्राउंड्स को मुंसलिक रखती है, जो हमारे बैकग्राउंड के साथ आज का टाइम रिलेट करती है, इंटरलिंक करती है तमाम तर चीज़ें, तो उसमें रिवाइव करनी है कुछ पॉलिसीज़, ना सिर्फ रिवाइव करनी है बल्कि ख़ुद देखना है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर पाकिस्तान को आज चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, अगर अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना है पाकिस्तान को, तो डेफिनेटली उसमें हमारी भी कोई ना कोई कोताही है। उन कोताहियों को भी हाईलाइट करना है और फिर देखना है कि हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, हम एक सच्चे पाकिस्तानी कैसे बन सकते हैं, पाकिस्तानियत हमें क्या डिमांड कर रही है हमसे। और फिर इसके साथ साथ जब हम अपने बच्चों की तरबियत की बात करते हैं, जब नौजवान नस्ल की बात करते हैं, तो उनके अंदर हमने ऐसे जज्बात पैदा करने, ऐसे एहसासात इनकलकेट करने कि वो जाने पहचाने कि ये मुल्क हमें कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी एफ़र्ट्स के बाद जो है वो मिला है। अब हमने इसकी तरक्की में, इसकी कामयाबी में, इसको आगे ले जाने में काम करना है, हमने अपना किरदार अदा करना है और समझना है कि ये मुल्क हमें जो है हमारे बुज़ुर्गों ने क्यों दिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी बात करेंगे ज़रूर कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते थे, वो किस तरह का नौजवान चाहते थे और नौजवानों से उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी। अगर उन्होंने नौजवानों को कहा काम काम और सिर्फ काम, तो क्या आज का नौजवान इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है? क्या आज का नौजवान इतना विजिलेंट है कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि एक बार जब फैसला कर लो तो फिर उस पर डट जाओ और फिर उसको पूरा करने की कोशिश करो? क्या हमारा आज का नौजवान जो है, आज का इंसान, आज का पाकिस्तानी इस बात पे कारबत है कि वो जो फ़ैसला करता है, वो जो सोचता है, वो जो समझता है, वो जो किरदार अदा करना चाहता है पाकिस्तान के लिए, वो हकीकी मायनों में उतनी एफ़र्ट कर भी पा रहा है या नहीं? इसके हवाले से भी जो है वो हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा इकबाल की बात होगी, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो ख्वाब है, जो नौजवानों को वो शाहीन से करते हैं, उसके पीछे कितना ज़रूरी है कि हम एक किरदार अदा करें, अपने नौजवानों के अंदर वो पोटेंशियल डेवलप करें कि हम देखें हमारे नौजवान अपना किरदार अदा करें, अपने जो है वो कामयाबी के ज़ामिन ख़ुद बने और जाने कि उनका फ्यूचर वो किस तरह से जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें किनकी रहनुमाई की ज़रूरत है? हमारे असातिज़ा कराम, हमारे बुज़ुर्ग और हमारे वालिदैन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके किरदार को भी ज़रूर हाईलाइट करेंगे। तो जी ये हैं आज के टॉपिक्स जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। 23 मार्च के हवाले से खुसूस बात होगी, यौम पाकिस्तान का तारीखी पस मंज़र भी हम डिस्कस करेंगे और जहां हम बात करते हैं कि हमने सब ने मिल के इस मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना है, तो फिर जहां पे इंडिविजुअल एफ़र्ट्स की बात होगी, कलेक्टिवली हमें कितनी एफ़र्ट पुट इन करनी है, हमें कौन सा पोटेंशियल जो है वो सामने लाना है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। हमें जो है वो कौमियत की लड़ाई से बाहर निकलना है, पाकिस्तानी बन के सोचना है, कैसे सोच पैदा कर सकते हैं, इस पर भी जो है वो ज़रूर गुफ्तगू होगी आज के प्रोग्राम में। अगर आज के दिन के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। हम देखते हैं कि हमारे तालीमी इदारों में भी
कहीं ना कहीं जो है वो कोशिश की जाती है कि तमाम तर स्टूडेंट्स को इसके हवाले से अवेयर किया जाए, तारीख़ के झरोकों से जो है कुछ यादें ताज़ा की जाती हैं और साथ ही साथ उनको बताया भी जाता है कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, इस दिन हमने किस तरह से जो है वो एफ़र्ट करके पाकिस्तान के नाम को सामने लाए, हम किस तरह से एक अलग कौम होने की हमने जो है वो पहचान डेवलप की कि हम अलग कौम है, हम हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं, हमें एक अलग वतन चाहिए। और फिर जब यादें ताज़ा करते हैं तो बहुत सारे तस्करे आ जाते हैं। करारदाद पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे इन डिटेल। और जी जहां हम बात कर रहे हैं कि हम 23 मार्च की यादें ताज़ा कर रहे हैं तो 1940 से लेकर आज 2021 तक हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, आगे आने वाला वक्त हमसे क्या डिमांड कर रहा है, कितना अलर्ट है ये वक्त, किस तरह से अलार्मिंग सिचुएशंस डेवलप कर रहा है, इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वेलकम करते हैं उन सबको और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें माहिर तालीम है प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद साहब, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का। आज के दूसरे मेहमान को भी खुश आमदीद कहते हैं, आप भी एजुकेशनिस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का। आज के तीसरे मेहमान हैं उनका भी खुसूसी इस्तकबाल करना चाहेंगे, चेयरमैन APML हैं अहमद रज़ा कसूरी साहब, खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी भी तशरीफ़ आवी का। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी, यकीनन आज का दिन जो है वो रिवाइवल डे है, आज का दिन तजदीद अहद का दिन है, आप इस दिन के हवाले से क्या इज़हार ख्याल करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंट्रो दिया आपने और सच टीवी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने बुलाया। और ये इंतहाई आम दिन है 23 मार्च हमारा तारीख़ में, जो ये तजदीद अहद का दिन तो है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस वक्त 23 मार्च 1940 में ये हमारी मंजिल को, निशान मंजिल को तलाश यानी उसका तयन करने का दिन है। जी जी, कि हमने पाकिस्तान हासिल कैसे करना। ये कौम जब से हम देखते हैं कि 1857-58 में जंग आज़ादी में बहादुर शाह जफ़र फेल हो गया और जब उसको कैद करके रंगून भेज दिया गया और उस अगले दिन उसको जब नाश्ता दिया गया, उसके बेटों को सर काट कर उसके प्लेट में पेश किया गया, ये अंग्रेज़ की बर्बरियत थी और मुसलमानों पर जो अजाब टूटा है। और ये देखें जो सदियों में हुक्मरान कौम रही है उस पर तो अजाब है। सही। हिंदू कौम खुश है कि हम मुसलमानों से आज़ाद हो गए। अब ये बड़ा मुश्किल पीरियड है। सर सैयद अहमद खान इस सूरत हाल में पैदा हुए, उन्होंने कहा ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, हम आसानी से निकलेंगे नहीं यहाँ से। एजुकेशन का रास्ता मुतय्यन है। फिर जब साइजेबल नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल पैदा हुए, क्योंकि मंजिल अभी आ रही है, आगे तयन होना है अभी। सही, सही। क्यों किसी को कुछ पता नहीं है, बहुत बड़ी अजाब है मुसलमानों का खास तौर पे। फिर मुस्लिम लीग का क्या 1906 में होता है, फिर भी हम इसी में है कि यूनाइटेड इंडिया में रहेंगे, ये अलहदा मुल्क बनाएंगे। हमारे माहिदीन के अंदर ये बात चल रही है। सही। इसका इस ख्वाब, ये जो हिजान है, इसको इकबाल ने तोड़ा 1930 में। सही। कि कहा पे हमारा मुस्तकबिल इस्लामी रियासत में है, मुस्लिम रियासत में है। सही। लेकिन अब वो फिलॉसफी है, उसको अमल कैसे करना है। सही। ये दिस इज अनदर चैलेंज। बिल्कुल। और ये इस चैलेंज के लिए कायदे आज़म को 10 साल काम करना पड़ा और लोगों को मुत्तहिद करना पड़ा, पूरी कौम को। सही। और जो 23 मार्च ये जो एक्चुअल इजलास के दिन है 22, 23, 24 3 दिन का इजलास। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। इसके लिए इतना काम किया है कायदे आज़म ने कि तमाम ऑल इंडिया के उस वक्त 11 सूबे थे। सही। 6 और 12वां सूबा बलूचिस्तान शामिल नहीं होता था उसमें, लेकिन हम 12 लेते हैं। 6 की डिमांड थी पाकिस्तान में आएंगे। इन तमाम सूबों के लोगों को, लीडरों को भी इकट्ठा किया, अवाम की कसीर तादाद 1 लाख से ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। हम आज हम कहते लीडर मैं की बात करते हैं, कायदे आज़म ने मैं की नहीं कि हम की बात की है। बड़ी खूबसूरत बात। पूरी ऑल इंडिया लेवल के हम लोगों ने और उन्होंने ग्रुप एक कलेक्टिविटी के साथ ये रेजोल्यूशन पास किया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और ये निशाने मंजिल है, ये पाकिस्तान हासिल करना है। लेकिन अब आगे कायदे आज़म का जज्बा क्या है। सही। लोगों का जज्बा क्या है। जज्बा ये है, उनकी तकरीर के आखिर में पढ़ें, कम फॉरवर्ड एज सर्वेंट्स ऑफ इस्लाम। क्या मतलब है इसका? जबरदस्त। कि आप मुजाहिदीन इस्लाम की तरह आगे आए। सही। मुजाहिद वो होता है
जो डरता नहीं है मंजिल को हासिल करने में, डेफिनेटली शहादत हासिल कर लेता है, वाह, या गाजी हो जाता है या शहीद हो जाता है। बहुत खूबसूरत बात। डॉक्टर साहब इसको कंटिन्यू करेंगे, अपने नाज़रीन को बताएं कि एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज्ज़ियाकार है जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। आपको भी अमजद शुएब साहब खुशामदीद कहते हैं और आपसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पैटर्न चल रहा है हम उसी के तहत जो है वो बात करेंगे, बैकग्राउंड को भी डिस्कस करेंगे। और मैं अब्दुल बासित साहब आपसे भी गुजारिश करना चाहूँगी कि आप भी कुछ फरमा दीजिए आज के दिन के हवाले से। जी, सबसे पहले तो मैं सारी पाकिस्तानी कौम को आज के दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक संग मील की हैसियत है। मुसलमानान हिंदुस्तान बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों की जो जद्दोजहद है सही, उसमें एक संग मील है। और मैं सच टीवी की इस रिवायत पर इसको काबिल सताइश समझता हूँ कि हर कौमी दिन के मौके पर भरपूर तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे आज हम 23 मार्च को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में कहा कि ये तजदीद अहद का दिन है जी। हमें अपने भूले हुए असबाक को याद करने का दिन है, उस जज्बे को रिवाइव करने का दिन है जो हमें 23 मार्च 1940 को उस वक्त के मिंटो पार्क और आज के इकबाल पार्क में नज़र आता है। बिल्कुल। आज वहाँ पर जो मीनार पाकिस्तान इस्तादा है, जो अब यादगार है, और जो कोई लाहौर जाता है तो उसका सबसे पहले जो एक बुलंद एक मीनार इस्तकबाल करता है, वो उन सारे शुहदा के खून की जो खुशबू है उससे फ़िज़ा को मुअत्तर करता है। Definitely. वो हमें याद दिलाता है कि वो बच्चा जिसको माँ की गोद से छीन कर उछाल कर नेज़े की अन्नी नीचे रखी जाती थी, कहा जाता था ये है तुम्हारा पाकिस्तान। आज का दिन तजदीद अहद का दिन इसलिए है कि हमें अपने जो बानियाने पाकिस्तान हैं उनका तज़किरा करना है कि आज की नस्ल उनसे आगाह हो जाए। सही, जैसे आपने कहा, उनको रिकनेक्ट करने की जरूरत है। तजदीद इसी को कहते हैं कि जो टूटे हुए सिलसिले हैं या कमजोर सिलसिले हैं उन्हें रिवाइव करने की जरूरत होती है। और जिंदा कौमें अपनी तारीख को याद रखती हैं। उन्हीं कौमों का जो जोग्राफिया है वो महफूज रहता है जो अपनी तारीख के साथ अपने आप को मुंसलिक रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये हमारा अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, हमने अपने बुजुर्गों से जो सीखा वो अपने बाद में आने वालों को उन्हें सुपुर्द करना है, उनके अंदर वो जज्बा पैदा करना है। और हुमा, मैं आपसे ये बताऊं कि जो मेरा नौजवानों से इंटरेक्शन होता है, जो आज की नस्ल है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि शायद उसके अंदर उतनी वाइब्रेंट नहीं है इन मामलात में, लेकिन मेरा ये तजर्बा है कि आज भी जब हम पाकिस्तान की तहरीक का जिक्र करते हैं, सही, पाकिस्तान के बानियान का जिक्र करते हैं, कायदे आज़म की टावरिंग पर्सनालिटी की बात करते हैं, आपके रुफका की जिद्दोजहद की बात करते हैं, उस वक्त के नौजवानों, ये 1940 ही था ना कि उसके बाद जब जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि निशाने मंजिल जब वाजे हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो अलीगढ़ के बच्चे, वो इस्लामिया कॉलेजेस के बच्चे, वो खवातीन, वो घर घर जाकर इसकी तरवीज करते हैं। बिल्कुल ऐसे। आज ये जो 5th जनरेशन वॉर का जमाना है, इसमें हम पर नजरियाती तौर पर अटैक्स हो रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले, इस मुल्क से सारी फैसिलिटीज को एंजॉय करने वाले, इस आजादी और पहचान के साथ जीने वाले भी जब इसकी बुनियाद पर सवाल उठाते हैं तो मैं अंगुष्ठ बदंदा होता हूं। ये कैसे लोग हैं, ये अपनी पहचान को नहीं समझते। वो जरा जाके इंडिया के अंदर इस वक्त जो मुसलमानों की सूरत हाल है, जो कश्मीर में सूरत हाल है, जो फलस्तीन में सूरत हाल है, उनसे जाके पूछें कि आज़ादी क्या है और आज़ादी का रास्ता इसी दिन हमने। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आगाज। अपने दीगर मेहमानों से भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, हमें एक शॉर्ट ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। 23 मार्च का दिन हम मना रहे हैं। आज का दिन यौम तजदीद अहद है और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि हम अपनी रिवायात को, अपनी तारीख़ को, अपने तारीख़ी पस मंज़र को जो है वो रिवाइव करें, याद करें और देखें कि तारीख़ के झरोकों से हमें क्या सीखने को मिलता है, किस तरह से 7 साल के कलील अरसे में हमने ये वतन हासिल किया, कितनी जिद्दोजहद की हमारे बुज़ुर्गों ने, कितनी एफर्ट की, कितनी कुर्बानियाँ दी। उन कुर्बानियों को याद करने का आज का दिन है। यकीनन
यकीनन आज का दिन खुशी का दिन भी है, लेकिन साथ साथ जब हम ये कहते हैं कि आज का दिन तजदीद अहद का दिन है तो हमें बहुत सारे फैसले करने हैं। हमें आज भी उतना ही सोचना है जितना हम 1940 में सोचते थे कि कैसे हमने ये वतन हासिल करना है। इस वतन की बका के लिए, इस वतन की सलामती के लिए, इस मुआशरे की अमन सलामती के लिए आज भी हमने उसी तरह से मिलकर सोचना है। कैसे सोच सकते हैं, मजीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अहमद रज़ा कसूरी साहब से मेरी गुजारिश कि वो भी इज़हार ख्याल करें आज के दिन के हवाले से। फरमाइएगा सर। देखें जी, बात यह है कि 1885 में जी इंडियन नेशनल कांग्रेस माज़र वजूद में आई जी और उसका जो चेयरमैन था उसका नाम था एलन ह्यूम। ही वॉज इंडियन आईसीएस ऑफिसर। अंग्रेज़ जो है छोटी छोटी डोजेस दे रहा है डेमोक्रेसी की एक गुलाम हिंदुस्तान में। जी जी उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। जी जी 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई बिकॉज जो सोनार बांग्ला था, जो जहाँ से पटसन उगती थी, दे थॉट के द हिंदू बंगाली इज एक्सप्लॉइटिंग देम फ्रॉम कैलकाटा। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई विद द प्रेशर ऑफ मुस्लिम बंगालीज। 1906 में मुस्लिम लीग ढाका में उसका क़याम हुआ, अपना नवाब सलीमुल्लाह के घर पर, नवाब ऑफ ढाका के। वहाँ तमाम वकारुल मुल्क, मोहसिन मुल्क, मियाँ मोहम्मद शफी जैसे और हुए और वहाँ पहला जो सदर बनाया गया वो आगा खान को बनाया गया। 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाल हो गई, ख़त्म हो गई और वो हुई विद द हिंदू प्रेशर फ्रॉम कैलकाटा। क्योंकि उन्होंने समझा कि सोनार बंगला हमारे हाथ से निकल गया है। सही। 1937 में जो है अपना जो इलेक्शन हुए, सिर्फ एक ही सूबा था जहां मुस्लिम लीग को मैंडेट मिला और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, वो था यूनिफाइड बंगाल। और यूनिफाइड बंगाल को सूबा कहना मिसनॉमर था। यूनिफाइड बंगाल जोग्राफिकली एंड इकोनॉमिकली वाज मच बिगर देन मैनी ऑफ द यूरोपियन स्टेट्स। तो वहाँ मुस्लिम लीग जीती और A.K. फजलुल हक became the chief minister of बंगाल। 1900 जो है फिर 37 में हुई। अब चीज़ ये है कि 1937 के जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस को कोई 6-7 सूबों में उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका मिला। अब ये जो कांग्रेस थी जिसका का स्लोगन था डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म, अब इनका सेकुलरिज्म जो सामने आया तो वो ये था कि उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू किया। मुसलमानों को उनकी तादाद के मुताबिक ना उनको जो था जॉब्स मिले, ना इकॉनमी में हिस्सा मिला। वंदे मातरम स्कीम और एजुकेशन में उन्होंने वही अपना चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका एंड कृषक और हमारे जो तमाम जो थे अपने आइकॉन्स जो थे उनको डिलीट करना शुरू कर दिया। जी जी बिल्कुल। अब चीज़ यह कि 1930 में उसी जो इलाहाबाद रेजोल्यूशन आ चुका हुआ है जिसको कि अपना अल्लामा इकबाल ने प्रोवाइड किया और वहाँ टू नेशन थ्योरी को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया गया। एक्चुअली टू नेशन थ्योरी वाज गिवन बाय सैयद अहमद खान टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। अल्लामा ने उसको सिर्फ उसको क्योंकि शायर थे, लिखारी थे, तो उसको उसकी शक्ल दी। तो वो जो 1930 में का जो रेजोल्यूशन हुआ, वो रेजोल्यूशन जो था टू नेशन थ्योरी का, वो सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो एजुकेटेड एलिमेंट था उसको कुछ थोड़ी बहुत समझ आई, वो सैचुरेट करके उसका सीपेज आवाम में नहीं हुआ। लेकिन 37 का जो इलेक्शन जब हुआ और जब कांग्रेस की चीरा दस्तियाँ सामने आई और जैसे उन्होंने मुसलमानों को एक्सप्लॉइट किया, अब वो जो था टू नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था उसका सीपेज होके अवामुन नास में जाना शुरू कर दिया। और अब अवामुन नास ने भी ये समझा कि हिंदुस्तान का एक ही हाल है और वो है बंटवारा। तो इसीलिए ही आप देखें कि 1937 से विद इन 3 इयर्स आज आपका जो है लाहौर का रेजोल्यूशन आ जाता है। लाहौर रेजोल्यूशन में जो थे
सर शाहनवाज खान ऑफ ममडोट, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द रिसेप्शन कमेटी, बल्कि कायद आज़म ठहरे भी डिवस रोड पर ममडोट हाउस में अपना, उसमें जो रेजोल्यूशन था जो वो दैट वाज अडॉप्टेड बाय मेरे नाना ने, नवाब मोहम्मद इस्माइल खान ऑफ मेरठ, हु वाज नंबर 2 मैन आफ्टर कायद आज़म इन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. नवाब साहब वाज MA कैंटिव एंड बार्ट लॉ. ही वाज वेरी फॉर्मली एजुकेटेड पर्सन एंड ही वाज ऑलमोस्ट अ लाइफ टाइम मेंबर पार्लियामेंट from Meerut, in the Indian Central Assembly. तो वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी लिखते थे, तो ये ड्राफ्टिंग उनकी है सारी जो वहाँ फिर जो है अपना तमाम लोग इकट्ठे हुए. वहाँ मियाँ बशीर ने वो फेमस नज़म पढ़ी कि मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना जी. तो ये वहाँ से जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो फिर पूरे हिंदुस्तान में फैल गया और अब मुसलमानों ने ये समझा कि हमारी मंजिल जो है वो पाकिस्तान है और हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान में हिंदू के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि तारीख़ी तौर पर उनके जो हैं आइकॉन्स जो हैं, लीडर्स और हैं, हमारे जो हैं नेता और हैं, उनके उसी जो अपना जो है जो उनके जो लीडर्स वगैरह वो टोटली डिफरेंट है चीज़ें. सो तारीख डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है. तो चीज़ ये है कि सर सैयद ने भी यही कहा. सर सैयद ने बड़ा काम किया और काम करने के बाद सर सैयद ने आखिर एक लेटर लिखा अपने एक अंग्रेज़ दोस्त को. उससे कहा मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन ये दोनों जो हैं धारे, इनका मुझे हिंदुस्तान के किसी पॉइंट पर संगम नज़र नहीं आता. तो देन सर सैयद जो थे वो भी 2 नेशन थ्योरी. अब चीज़ ये जी कि अलीगढ़ जो था वो दैट बिकेम द इंटेलेक्चुअल कंटोनमेंट ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट. और मैं यहाँ भी बताऊँ कि मेरी वालदा के जो नाना थे, ही वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, नवाब इसहाक खान. और अलीगढ़ में 2 ही हॉल हैं, एक मेरे वालदा के नाना के नाम पर इसहाक हॉल, नवाब इसहाक खान हॉल एंड सर सैयद हॉल. और फिर उनके बेटे नवाब इस्माइल खान हुआ नंबर 2 मैन आफ्टर कायद आज़म. ही वॉज ट्वाइस वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी. तो मेरे फैमिली का जो थे, मेरी फैमिली जो थी वो मुसलमाना ने हिंद की 3 एरियाज़ में देवर लीडर्स इन पॉलिटिक्स, they were leader in education, they were leader in religion. क्योंकि रिलीजन का ये था कि भाई आए हैं अपना उलमाए हजरात उसी देवबंदी के जनाब नवाब साहब 2000 पंखे चाहिए, ये लो पैसे. उसी बरेली भी आए हैं, इतने कुरान पाक छाप ने, ये लो पैसे. तो वो करते थे. और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी का जो कायद आज़म से जो टांका लगाया, जोड़ पैदा किया, वो भी नवाब मोहम्मद इस्माइल खान ने किया. क्योंकि कायद आज़म तो आपको पता है कि वो बॉम्बे बैरिस्टर साहब आदमी थे, तो उनका कोई मौलवियों से ज़्यादा कोई इतना इंटरेक्शन नहीं था. नवाब इस्माइल खान हैड ए वेरी पावरफुल इनरोड इन द रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम. तो उन्होंने ये टांका मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी का कायद आज़म के साथ लगाया. तो चीज़ ये है जी कि ये जो अपना जो है लाहौर रेजोल्यूशन ये संगे मील है. और बदकिस्मती हमारी ये हुई कि कायद आज़म को अल्लाह ताला ने लंबी उम्र नहीं दी. अगर लंबी उम्र देती तो नेचुरली ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस कंट्री और ही मस्ट बी हैविंग ए कंप्लीट विजन, कंप्लीट प्रोग्राम कि पाकिस्तान किस खदो खाल पर बनाना है. लेकिन क्योंकि ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी, लेकिन उनकी एक जो तकरीर है जो 11 अगस्त 1947 की, व्हेन ही टुक ओवर एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और उसके बाद जो तकरीर की है, मैं ये समझता हूँ कि वो तकरीर जो है वो कायद आज़म का विजन है. और मैं ये समझता हूँ कि उस तकरीर को मैंने उस वक्त भी ये मामला उठाया था, क्योंकि आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन. जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, आई वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, एंड बिकॉज ऑफ माई लीगल बैकग्राउंड आई प्लेड ए वेरी मेजर रोल इन द प्रेपरेशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन. उस वक्त भी मैंने मामला उठाया था कि ये कायद आज़म की ये तकरीर जो है, इसको पाकिस्तान के आइन का दिबाचा बना दिया जाए. क्योंकि इसमें जो खदो खाल हैं, जो कि जिन लाइंस पर कायद आज़म ने पाकिस्तान को बिल्टअप करना था, वो सारी, वो चाहे सर्विसेज का मामला हो, वो चाहे पॉलिटिक्स का मामला हो, मुझे सर्विसेज के बारे में कायद आज़म ने कहा कि मिनिस्टर कम्स एंड मिनिस्टर गोज, you are a permanent asset of this nation. So don't carry out the
illegal orders of your ministers. See, follow the constitution, follow the rules. वाह। तो आज उन्हीं चीज़ों को डिफाई किया जा रहा है। उसी वही सरकारी अफसर बड़ा आंख का तारा होता है जो कि गैर कानूनी आपके अहकामात को कैरी आउट करे। तो कायद आज़म का जो विजन है वो अनफॉर्चुनेटली वो कहीं मुझे नजर नहीं आता। अच्छा कसूरी साहब, ऐसा क्यों हुआ है? इस पे भी जरूर अब जैसे मेरे ये दो साथी बैठे हुए हैं और इनकी कम्युनिटी खासतौर पर एकेडेमिया का बहुत अहम रोल बनता है इस मुल्क के अंदर कि वो दोबारा से इसकी जो है इसकी आबियारी करें इस थॉट प्रोसेस की, क्योंकि नई जनरेशन जो है अनफॉर्चुनेटली वो इस बर्गर जनरेशन उनका तारीख से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको बताया जाए कि वाई पाकिस्तान, दिस इज द क्वेश्चन यू सी, क्योंकि आज बहुत सारी आवाजें हैं कह रही हैं जी कि पाकिस्तान गलत बनाया गया। और भाई पाकिस्तान गलत बनाया गया तो जाके पूछो कश्मीर के लोगों से। आज उसी महबूबा मुफ्ती भी कहती है उसी, और अब्दुल्ला का पोता भी कहता है, उमर अब्दुल्ला भी कहता है कि हमारे बुजुर्गों से गलती हुई कि हमने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछो कि उनका क्या हाल हशर हो रहा है। मुसलमानों की बच्चियां हिंदुओं के साथ ब्याही जा रही हैं और एमए पीएचडी लोग जो हैं उन्होंने रेडियां लगाई हैं मुसलमानों ने। तो आज जो है जो पाकिस्तान की जो वक़्त है, पाकिस्तान की जो कदर है, जो जाके हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछो और कश्मीर के मुसलमानों। और बिल्कुल आज़ादी का मतलब भी वही बता सकते हैं। अमजद शुएब साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी, फरमाइएगा क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो जो आज के हालात हैं उसके मुताबिक मैं बात करना चाहता हूँ। कसूरी साहब ने बड़ी वजाहत से बहुत कुछ तारीखी एतबार से बताया जी, माशाल्लाह। और 11 अगस्त कायद आज़म की तकरीर उसका जिक्र किया। असल जो चीज है देखने की वो ये है कि आज अपना बैठ के एहतसाब किया जाए जी। और वही तकरीर बेशक सामने रख ली जाए 11 अगस्त की। तो देखना ये चाहिए कि क्या वाकई हमने कोशिश की कि कायद आज़म की उस सोच के मुताबिक हम अपने आप को तैयार कर सकें, इस मुल्क के हालात को उस तरह इस्तेमाल कर सकें जैसे हमारे कायद ने चाहा था। आज कहाँ खड़े हैं हम? क्या हम वाकई उस सोच से फायदा उठा सके हैं जो कायद की सोच थी, या जो मौके हमें मिले जो भारत में आज रहने वाले मुसलमानों को नहीं मिल सके, जैसे कसूरी साहब भी जिक्र कर रहे थे, और हमें मिले तो हमने उससे किस हद तक फायदा उठाया, एक कौम की हैसियत से, एक मुल्क की हैसियत से। सही। क्योंकि मैं समझता हूँ खुद एहतसाबी बड़ी जरूरी है। डेफिनेटली। मुझे याद है मैं पार्टीशन के वक्त बच्चा था, लेकिन हम जिस इलाके में लाहौर में रहते थे, मैं देखता था कि खाल खाल कभी कभार वहां से कोई गाड़ी गुजरती थी। मतलब आप पूरा दिन खड़े रहे तो तब भी शायद कोई एक गाड़ी वहां से गुजरे। लेकिन आज आसूदगी बहुत है, लोगों के पास अपनी जिंदगी पहले की निस्बत, या मैं समझता हूं कि आम दुनिया में भी मुकाबला करें तो जाती जिंदगी बहुत ज्यादा लोगों की आसूदा हाली भी नजर आती है, तालीम भी नजर आती है। लेकिन एक कौम की हैसियत से हम उतने मजबूत कौम नहीं बन सके जो 47 में हम थे। और उसके साथ साथ हम अगर मुल्क को देखें तो उस वक्त बेसुरो सामानी में भी हमारे अंदर एक जज्बा था कुर्बानी का, और मुल्क के वसाइल ना होते हुए पाकिस्तान के अंदर आने वाले लोगों ने वसाइल मुहैया किए, कुर्बानियां दी, कायद आज़म को वसाइल दिए और मुल्क को एक चलाने का जरिया बने। सही। आज वो वसाइल मुल्क के पास नहीं है, लोगों के पास वसाइल हैं। सही। अवाम की जिंदगी जितनी बेहतर हुई है, हमारे मुल्क के तो हालात उतने बेहतर हुए। ये अचीवमेंट्स भी बहुत हैं, बहुत सारे मामलात में मुल्क ने तरक्की की है, और अगर इंसानों की जिंदगी अपनी जाती भी बेहतर है तो वो भी एक अचीवमेंट जरूर है। सही। लेकिन एज ए नेशन, कौम की हैसियत से मैं समझता हूं कि उस वक्त से ज्यादा आज सूबाइयत आपके सफों में आ चुकी है, लिसानियत भी आ गई, और फिर खुदगर्जी भी है कि हर कोई इक़्तिदार में मारा फिर रहा है कि उसी को मिल जाए, और बेशक उसका मेरिट है या नहीं। सही। देखिए 11 अगस्त की तकरीर में कायद आज़म ने 2-3 चीजें, बहुत सारी तो हुजूर साहब ने कुछ जिक्र किया, मैं भी
देखिए, उन्होंने मेरिट पे बड़ा जोर दिया था और अकरबा परवरी से बचने का कहा था कि ये नया मुल्क है, इसमें अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, जॉब होंगे, लेकिन अकरबा परवरी से बचें। उस जमाने में भी उन्होंने मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी और इस किस्म की जो मर्ज थी उस वक्त और जो उस वक्त की बीमारियां थी सोसाइटी की, उसका जिक्र किया सही और बचने के लिए था। मैं आज के दिन देखता हूं, जब मुझे ये जो हमें वास्ता पड़ा कोरोना की वबा से, जी जी, तो आप सोचिए कि किसी ने कह दिया कि ये फला बूटी जो है ये कोरोना के इलाज के लिए जरूरी है, वो 200 रुपए किलो वाली चीज अगले दिन 5000 रुपए किलो तक चलेगी जी। क्योंकि जहनीयत ये है कि कौम के साथ हमदर्दी नहीं बल्कि अपनी मुनाफाखोरी की तरफ तबीयत माइल है। जैसे अभी रमजान आ रहा है और आप उसमें देखेंगे तो इखलाकी एतबार से भी हम वो सोच अपना ना सके जो कायद ने हमें बताई, बिल्कुल ऐसे ही, और दूसरी तरफ एक कौम की हैसियत से वो इत्तेहाद पैदा न कर सके जो कायद आज़म की ख्वाहिश थी, और जो मेरिट था उसको हम अपना ना सके। नतीजा ये कि चंद खानदान जो है वो काबिज हो गए आपके इक़्तिदार पे। तो नतीजा ये हुआ कि हम उस ख्वाब की ताबीर न बन सके जो कायद ने देखा था। तो असल और तकलीफ की बात ये है कि मिल गया, मुल्क मिल गया, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, करते भी हैं। जो भारत में मुसलमानों के हालात देखते हैं वो देख के तो बहुत इस मामले में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन हमें तो बहुत आगे चले जाना था, हमें तो एक मिसाली कौम बन जाना चाहिए था, बिल्कुल, लेकिन वो नहीं बन सकती। सही। तो ये मुझे अजमन ये चीज जो है वो जहन में हर वक्त एजिटेट करती है। ये एक दुख होता है कि जब भी रेफरेंस हम लेके जाते हैं 11 अगस्त की तकरीर को, बिल्कुल, तो दिल जो है वो टूटने लगता है, परेशान हो जाता है कि हम बजाय इसके कि भरपूर फायदा उठाते हम ना उठा सके और हम की ताबीर ना बन सके। सही। अमजद शुएब साहब, ऐसा क्यों हुआ, इस पर इन डिटेल अपने बाकी पार्टिसिपेंट से भी हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। सच सवेरा में आज हम मना रहे हैं 23 मार्च का दिन। ये दिन हमें जो है वो चीज़ों की याद दिलाता है, कितना ज़रूरी है कि हम अपने जो है माजी से जुड़े रहें। और जब माजी के झरोकों की बात करते हैं तो डेफिनेटली उन्हीं झरोकों से, उन्हीं यादों से हम अपने हाल को भी बेहतर बना सकते हैं और आने वाले मुस्तकबिल को बेहतर बनाना भी हमारे लिए ज़रूरी है। यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करें। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हुई थी डॉक्टर साहब, उसी को कंटिन्यू करेंगे। अमजद शुएब साहब ने अफसोस का इजहार किया कि मुझे बहुत दुख होता है कि जब हम ये देखते हैं कि आज हमें जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए था, जिस तरह से मुत्तहिद होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह से नहीं रहे। क्यों डॉक्टर साहब, क्या तरबियत का फुकदान था? क्या हमें उस तरह से हमारी तमाम तर कुर्बानियों के हवाले से बताया नहीं गया, नहीं बताया गया कितनी जिद्दोजहद के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी एफर्ट के बाद हमने ये मुल्क हासिल किया? मैं मादर के साथ इसको एनालाइज करना चाहता हूँ। अगर आप कहें ना कि हम मुत्तहिद नहीं है तो इसका मतलब क्या है? हम लीडर्स मुत्तहिद नहीं है या हम कौम मुत्तहिद नहीं है? मेरी बात सुनिए, ठीक। अगर ये कौम का मतलब है तो आई विल नॉट एग्री। कौम आज भी मुत्तहिद है, सही। उसके अंदर चाहे गिलगित का बंदा हो, चाहे कराची का बंदा हो, बलूचिस्तान का बंदा हो, पाकिस्तान के लिए कट मरने के लिए तैयार है, ठीक। ये जो सारा इंडियन प्रोपेगेंडा, आई डोंट बिलीव इन दैट। मुत्तहिद सिर्फ लीडर्स नहीं है। आई एम सॉरी टू से, जो पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी इमर्ज हुई है, हम सियासतदान नहीं है, वी आर एकेडमिक्स। एज ए पर्सन जिसने कायदे को, लीडर्स को बड़ी डीपली स्टडी किया है, जितने भी लीडर्स, आई एम सॉरी विदाउट नेमिंग एनीबॉडी इंक्लूडिंग द प्रेजेंट लीडरशिप, इनके अंदर डेमोक्रेटिक स्पिरिट नहीं है। What do you mean by democratic spirit? ठीक। और वही मेरे हिसाब से वही इस ट्रू इस्लामिक स्पिरिट है कि जहां आप आई का वर्ड नहीं इस्तेमाल करते हैं। इफ यू आर एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ ए नेशन, डोंट यूज आई। जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर द लीडर ऑफ द कंट्री, सही मेरे हिसाब से।
या सूबे का वजीर आला होता है, देश इफ दे आर हेडिंग ए पोलिटिकल पार्टी, इफ दे आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, सर्विंग या प्लेइंग योर रोल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 73, ठीक है, उसमें यू आर इलेक्टेड पर्सन बाय द पीपल। डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो लियाकत अली खान ने दिया है, ये जो करारदाद पाकिस्तान है, इसको सही तौर पर ये मार्च 49 में लियाकत अली खान का बहुत बड़ा कमाल है सही कि उसने आइन बनाने के खदो खाल मुतय्यन कर दी कि ये सोवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, बेशक, which is to be exercised by the people of Pakistan through their elected representatives sitting in the parliament. कितने खूबसूरत अंदाज में लियाकत ने इन वर्ड को समझाया, डेमोक्रेसी, इस्लाम, ठीक है, और आगे मुतय्यन किया है कि जो भी आइन मुल्क बनेगा ये इस्लाम, कुरान, सुन्नत के खिलाफ नहीं बने। डेफिनेटली ये मुतय्यन हुआ है, बिल्कुल हुआ। और 3 आइन बने हमारे, 56 है, 62 और 73, सब में इसको जो प्रेम्बल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब 18th अमेंडमेंट में इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 2A। बिल्कुल यही है ना सोचते बिल्कुल ऐसे ही। अब कहने का मकसद है कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ सही वर्क नहीं कर रहे हैं। कायदे-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज, मेरे सामने कायदे-ए-आज़म है, सही, कायदे-ए-आज़म ने, अब देख 46 का इलेक्शन हुआ है, खुद नॉमिनेट बंदे नहीं किए, ही आस्क्ड द प्रोविंशियल लीडरशिप या पार्टीज मुस्लिम लीग कि आप बंदों को पैनल बना के भेजें। आज के किसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो ये काम कर रही है? फिर जो भी की डिसीजन होते हैं, काउंसिल लार्जर बॉडी है, ठीक, जिसमें 300, 400, 5 जैसे वक्त के हिसाब से मेंबर होते रहे, और उसकी शॉर्ट जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वर्किंग कमेटी, ठीक, उसकी कंसल्टेशन के बगैर कोई अप्रूवल नहीं हो रही। हमारे यहाँ कौन आज का प्राइम मिनिस्टर है जो डेमोक्रेटिक इलेक्ट होके आता है और वो अपना ही बनाता है और घंटे में पार्लियामेंट से बिल पास कराता है? आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी, आई एम सॉरी टू से, ठीक है। फिर इनका जो किरदार है, ये अवाम के साथ उनका कोई तलक नहीं, दे यूज द पीपल, गेट देयर वोट लाइक वडेरास। हम ब्लेम तो वडेरा तो करते हैं, सही, यहाँ भी भाई हमने प्रेशर ग्रुप बनाए हुए लोगों को मजबूर करते हैं, वोट ले लेते हैं। अवाम के इंटरेस्ट किधर गया है? उनका तो खुदा हाफिज है। तो इसलिए मैंने, आई एम सॉरी से, कि ये जो लीडरशिप है, इनका रवैया जब तक सही नहीं होगा, सही, उस वक्त तक ये मुल्क आपका ठीक नहीं हो सकता है। जिस तरह मसलन हजूर पाक की हम मिसाल ले रहे हैं, सबसे बड़ी मिसाल है, बेशक, ठीक है। हजूर पाक ने अमीरों को गरीब बना दिया है नी, और गरीबों को अपने बराबर ले आए, सही, रवैया है ना। कौन सा बड़ा आलम है इधर विदाउट नेम एनी बॉडी जो बड़े बड़े आलम है, सही, सही, उस सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, नमाजें सारे पढ़ रहे हैं, सही। आई एम सॉरी टू से, रिलीजियस लीडरशिप भी यही हाल है कि जिसके अंदर जो है डायकोटमी है, तजाद है, सही, कहते कुछ है करते कुछ और है। ये जो हमारी लीडरशिप है, रिलीजियस लीडरशिप है या पॉलिटिकल लीडरशिप, मैं शॉर्ट करता हूं इसको, जब तक इसके ये तजाद नहीं पैदा होगा, अवाम की मोहब्बत नहीं पैदा होगी, उस वक्त तक ये जो है मुल्क आगे संवर नहीं सकता है। लेकिन अवाम के अंदर, मैंने 15-20 मुल्कों में मैंने दौरे किए हैं, मुसलमान मुल्कों के, जो पोटेंशियल और जुर्रत और बहादुरी हमारी कौम के अंदर है, मैं उन 15 मुसलमान ममालिक मैंने नहीं देखी, सही, आज भी मौजूद है। इनको कायदे-ए-आज़म चाहिए, सही, अल्लाह करे वो दिन आए कि कायदे-ए-आज़म जैसे लीडर बने और कौम की आवाज़ बने। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब। आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर हम तारीखी पस मंज़र को दोबारा से कंटिन्यू करें। 1940 का वो जो हमें जलसा नज़र आता है मिंटो पार्क, आज के इकबाल पार्क में, उस जलसे के हवाले से हमें थोड़ा सा आगाह करें, थोड़ा सा उसके पस मंज़र को डिस्कस करें, ताकि आज भी वो जज्बा हम देख सकें, महसूस कर सकें, वो एहसास डेवलप कर सकें कि उस वक्त कौम का क्या जज्बा था, कौम किस तरह से जो है वो प्यास महसूस कर रही थी कि हमें एक अलग वतन, एक अलग जगह चाहिए। जी बिल्कुल बजा आपने कहा। असल बात यह है कि जो तारीख़ की कंटिन्यूटी है, उसके साथ जब तक हम अपने आप को कड़ी से में पिरोएंगे नहीं तो हमें बातें समझ में नहीं आती।
मैं मुख्तसरन थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। असल बात यह है कि जो दो कौमी नज़रिया है उसको आज दोबारा से समझने की ज़रूरत है कि उसकी बुनियाद क्या थी, जो कल्मिनेट हुआ फिर ये 23 मार्च 1940 को। मैं समझता हूँ कि जब इंसान की तख्लीक हुई और अल्लाह ने हज़रत आदम को तख्लीक किया जी जी, और अपनी सारी मखलूक़ात को हुक्म दिया कि सजदा करो आदम को, इब्लीस ने इनकार किया और वो जो इनकार था वो किब्र की बुनियाद पे था। बिल्कुल। और हम सबको मालूम है कि जब उसने इनकार किया तो वहाँ से दो हिस्सों में तकसीम हो गई अल्लाह की मखलूक़ात। और कुरान उसके लिए इस्तेमाल करता है, हिज़्बुश शैतान का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, रहमान के बंदों का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। तो ये जो दो ही है ना, दो अलग नज़रियात रखने का तस्वुर है, ये तो उस इब्तिदाए आफरीनिश से ही मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर शैतान ने अल्लाह के यानी जलाल की कसम खाकर उससे ये मांग लिया कि मुझे ये मोहलत दे दो कि मैं तो आपके बंदों को भटकाता रहूं, सिवाय वो लोग जो अल्लाह के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। फिर हम इसको कट शॉर्ट करते हैं और हम पर्सपेक्टिव लेते हैं। ये जनूबी एशिया में दो कौमी नज़रिए का असल बानी किसको समझा जा सकता है? एक तारीख़ के अदना तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं देखता हूँ तो हमें मुजद्दिद अल्फसानी, शेख अहमद सरहिंदी नज़र आते हैं। बिल्कुल नज़र। और मेरा ये तयक्कुन है, मेरा ये बिलीफ है, मेरा ये कन्विक्शन है कि अगर अकबर के ज़माने में जब एक हॉटस्पॉट बनाने की कोशिश की गई, जब मुख्तलिफ मज़ाहिब को मिला जुला कर दीन इलाही बनाने की कोशिश की गई, उस वक्त अगर शेख अहमद सरहिंदी खड़े ना हो जाते और ये बात ना बताते कि इस्लाम खालिस है और उसे खालिस रहना है, डेफिनेटली, इसीलिए तो उम्मत ने उन्हें मुजद्दिद का लक़ब दे दिया, तजदीद करने का। उन्होंने वो बात हमें समझा दी। अगर मुजद्दिद उस वक्त ये बात ना करते तो न सर सैयद को बात ये समझ में आनी थी, ना इकबाल को, ना आज हम पाकिस्तान में बैठे हो। सही सही। फिर वो कंटिन्यूटी हमें नजर आती है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी में। शाह वलीउल्लाह आज भी ऐसी शख्सियत हैं कि तमाम मकातिब फिक्र में काबिल एहतराम है। बेशक ऐसे, जो अगर इल्मी एतबार से देखा जाए, अगर हदीस के एतबार से देखा जाए, अगर मुसलमानों को जोड़ने के एतबार से देखा जाए तो उनका काम है। उन्होंने क्या किया, ये परवान चढ़ता है ये जज्बा, उन्होंने ये किया कि सबसे पहले फारसी में कुरान का तर्जुमा किया, मोता इमाम मालिक का तर्जुमा किया, लोगों को दोबारा से कनेक्ट किया अपनी रूट्स की तरफ। सही। फिर उनके शागिर्दों ने आगे मामले को चलाया। फिर हमें नजर आता है कि सर सैयद अहमद खान हमें नजर आते हैं कि वो उनकी जो फोरसाइट है वो नजर आती है। मुसलमान जो है ना वो जाहिर है कि बहुत हर्ट हुए थे। सैकड़ों साल की हुकूमत के बाद अचानक वो 1857 वो लम्हा आता है कि जब हुक्मरान महकूम बन जाते हैं और फिर जो एलीट था, जो ब्यूरोक्रेसी थी उस वक्त की, जो लिखने लिखाने वाले थे, जो पढ़ाने वाले थे, वो सब फारसी जबान बोला करते थे। अंग्रेज ने आके बैक जुम्बिश कलम सही उस जबान को अंग्रेजी से बदल दिया। तो मुसलमानों का जो यानी नेचुरल रिएक्शन था वो चूंकि अंग्रेज से नफरत करते थे तो उसकी जबान से भी नफरत करते थे। बिल्कुल। जबान के साथ साथ फिर वो जो तालीम थी उससे भी वो दूर हो रहे थे। तो ये जो विजनरी होता है ना, उस विजनरी ने ये समझ लिया कि अब हालात बदल चुके हैं। डेफिनेटली। इन हालात में हम हिंदुओं का और अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते जब तक उनकी डिक्शन में बात ना कर सके, वो एक्सपर्टीज ना सीख सके। ठीक। वो सर सैयद अहमद खान ने एक तो मुसलमानों को करीब लाने की कोशिश की उलूम से, वो उन्होंने स्कूल खोला, कॉलेज खोला जो कल्मिनेट हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल। ये कंटिन्यूटी है। मैं तारीख के तालिब इल्म होने की हैसियत से इस बात को समझता हूं कि जो मुस्लिम लीग की टॉप लीडरशिप है, सेकंड कैडर लीडरशिप है, इवन थर्ड कैडर लीडरशिप है, सही, वो सब मुंसलिक है किसी न किसी अंदाज से जो अलीगढ़ की जो मूवमेंट है उसके साथ। सही। अब आप देखते हैं कि जो हमें जो रॉ मटेरियल, जो लीडरशिप, जो अवेयरनेस मिल रही है वो उन्हीं इदारों से है जो अलीगढ़ से इंस्पायर होकर अंजुमन इस्लामिया देख लें, अंजुमन हिमायत इस्लाम देख लें। आज पाकिस्तान के किसी शहर में भी हम चले जाएं, किसी बड़े शहर में, वहां में इस्लामिया स्कूल मिलते हैं, इस्लामिया कॉलेज मिलते हैं। बिल्कुल। यही वो नर्सरियां हैं
जिसने वो सिपाही पैदा किए कि जिन्होंने फिर कहा कि बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। बिल्कुल। ये जो जज्बा था इसको देखना चाहिए इसकी कंटिन्यूटी में। फिर इकबाल, वो दानाए राज अल्लाह ने हमें अता किया। बिल्कुल, बेशक। वो ऐसा है कि उसकी प्रिडिक्शन आज भी अनफोल्ड होती हुई नजर आती है। वो हमें नजर आता है, वो जो मुस्लिम उम्मा का जो तस्वर उन्होंने पेश किया, और फिर जिसकी तरफ डॉक्टर रियाज साहब फरमा रहे थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के हवाले से, तो वो हमें जो इकबाल के जो दुरूस हैं, इकबाल के जो खुतबात हैं रिकंस्ट्रक्शन में जो हमें नजर आते हैं, उसमें वो ये तस्वर उजागर कर रहे हैं कि जो इस्लाम का तस्वुर है उसको जदीद तस्वुरात के साथ मुंसलिक करके हमें पेश कर रहे हैं। और मैं देखता हूं, मैं इकबाल के आर्गुमेंट्स देखता हूं, इकबाल की राइटिंग्स देखता हूं, और फिर मैं देख रहा हूं कि इकबाल का सबसे बड़ा काम यह है कि उसने आइडेंटिफाई करके अपने आप को पीछे रख के और कहा कि मुझे इस शख्स में नजर आता है कि ये इस नैया को पार लगाएगा और वो मोहम्मद अली जिन्ना है। क्या बात है। इस पॉइंट पे यहाँ पे रुकते हैं, फिर हम जो है दोबारा से तारीख के झलकों से कुछ यादें ताज़ा करेंगे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज 23 मार्च यौम तजदीद अहद हम मना रहे हैं, और इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि हम तारीख़ के पस मंज़र से उन तमाम तर यादों को, उन तमाम तर झरोकों को याद करें कि किस तरह से हमने ये अलग वतन हासिल किया, इसके हसूल का मकसद क्या था। और आज ये सोचें, अपने नौजवानों से ये सवाल करें कि क्या हम उस हसूल को जो है, उस मकसद को जो है आइडेंटिफाई कर पाए हैं, क्या हम ये ट्रिगर आउट कर पाए हैं कि हमने ये वतन जिन मकासद के तहत हासिल किया था, इसको जो जिस एक बेस लाइन पे हमने हासिल किया था, क्या उसके लिए आज भी हम तगोदो कर रहे हैं, उसके लिए आज हम कितनी एफर्ट कर रहे हैं कि उस मकसद को हम जो है वो आगे लेकर चलें, उस मकसद के हुसूल के लिए हम कितनी एफर्ट कर रहे हैं, और आने वाली नस्ल के लिए हम क्या पैगाम लेकर सामने आए हैं, इसके हवाले से भी हमने ही सोचना है और अपने नौजवानों को तरबियत देनी है। जब तरबियत की बात आती है तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि तरबियत में ख़ास किरदार अदा करती हैं। जब वालिदैन की जानिब से हम तरबियत की बात करें, बुज़ुर्गों के हवाले से बात करें, इस पूरी सोसाइटी की बात करें, और इस सोसाइटी के अहम सतून टीचर्स की जब हम बात करते हैं, अपने असातिज़ा कराम की जब हम बात करते हैं, तो वो आज के नौजवान में, आज के स्टूडेंट में, आज के बच्चे में क्या वो तमाम तर बातें, क्या वो तमाम तर चाशनी इनकलकेट कर पा रहे हैं कि किस तरह से कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी मेहनत के बाद, कितनी जिद्दोजहद के बाद और कितने कम रिसोर्सेज के होते हुए हमने ये अलग वतन हासिल किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में देखते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की भरमार है, लेकिन क्या वो जज्बा हुब्बुल वतनी हम इनकलकेट कर पा रहे हैं अपनी तमाम तर बच्चों में, अपने नौजवानों में, अपनी कौम में? इस पर जो है वो हमें सोचना भी है और यकीनन कोई ना कोई किरदार भी अदा करना है। अहमद रज़ा कसूरी साहब की जानिब बढ़ना चाहूँगी। कसूरी साहब, थोड़ा सा बात आज के दौर की अगर बात की जाए तो हम आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या कमी, क्या कोताहियाँ हमसे हुई कि आज हम देखते हैं जब जो जज्बा हुब्बुल वतनी है वो है तो ज़रूर, लेकिन उसमें किसी हद तक कमी आ गई है। आज का नौजवान ये प्रेफरेंस दे रहा है कि मैं पाकिस्तान को छोड़ के बाहर अपनी सर्विसेज दे दूँ। इससे पहले मैं आपका सवाल का जवाब, थोड़ा सा मैं तारीख का एक छोटा सा पस मंज़र। जी जी, ज़रूर ज़रूर। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का बहुत बड़ा मकाम है आज़ादी हिंद के अंदर, क्योंकि ये जो अहमद शाह अब्दाली 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठास के साथ हुई, उसको अहमद शाह अब्दाली को मोटिवेट करने वाला जो थे हस्ती, वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की थी। और अगर वो उनको मोटिवेट ना करते और अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान ना आता, तो जैसे कि डिविंडल कर रही थी मुगल एम्पायर, तो उसको, उस वैक्यूम को मराठा ने फिल अप करना था। और मराठा ने अगर वो आज से
कोई 300 साल पहले जुल्म करते, जबकि वहाँ टीवी भी नहीं था, कोई मीडिया भी नहीं था, जैसे कि आज वही मराठे जो गुजरात में उन्होंने मुसलमानों के साथ किया, आज मोदी कर रहा है, तो दुनिया को पता भी नहीं लगता, शायद इस्लामी एलिमिनेट हो जाता हिंदुस्तान से। तो चीज़ ये है कि ये शाह वलीउल्लाह देहलवी का बहुत बड़ा मुकाम है। आज जो यहाँ दीन कायम और दायम रहा और उस दीन की निस्बत से फिर पाकिस्तान बना, उसमें शाह साहब का बहुत बड़ा रोल है। यकीनन। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जी, देखिए जी, हमारे यहाँ ये सारा जो अपना डिटीरिएशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, वो हिंदू की जो मतरूका जायदाद थी, उसकी वैक्यू प्रॉपर्टी, उसने हमारी जुडिशरी, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी सियासत, हमारी सिविल सोसाइटी, सबको करप्ट उसने किया कि लोगों की लालची जो थी निगाहें जब हिंदू की प्रॉपर्टी पर पड़ती थीं, तो वो झूठे सच्चे एफिडेविट बनाकर और झूठी सच्ची गवाहियों से लोगों ने जदातें बनाई। उससे आपकी जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, आपकी ब्यूरोक्रेसी में करप्शन आ गई, आपकी सियासत में। तो ये जैसे घुन खा जाता है ना, इस तरह मतरूका जायदाद जो हिंदू छोड़ गया था, उस जायदाद ने आपका ताना बाना उखेड़ के रख दिया। अब चीज़ ये है जी कि अपना डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया अपना इनका सईद अहमद खां का। देखें कि जो था अपना जो हिंदू लीडर था, अभी मुझका मेरे नाम आ जाएगा, वो उसने 1831 में ये समझ लिया कि अंग्रेज़ बहादुर नहीं जाने वाला, ये टिक गया है, तो उसने अंग्रेज़ का निज़ाम से जो है उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो मुसलमानों में ये 50 साल बाद ये रियलाइजेशन आई। और आप देखें कि अगर पार्टीशन के टाइम पर आप देखें कि वो ब्रिज जो है वो कहीं वो जो गैप है वो कहीं ब्रिज ही नहीं हुआ, कि वो जो कलकत्ता एंड बॉम्बे एंड मैड्रास, ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनका जो फारगुल तहसील हिंदू लड़के होते थे, वो आईसीएस में पहले 10 में वही लोग होते थे, मुसलमानों के तो बेचारे बाद में आते थे। वो वजह ये है कि वो उसके जो है 50 साल जो बाद में आया, तो वो गैप फिलट अप नहीं हुआ। दूसरी है जी कि जो होता है अपना कैरिकुलम, ये एक सांचा होता है जी, उस सांचे में जिसको भी डाल दोगे उस पर उसकी वही शक्ल बन जाएगी। अब ये जो सांचा बनाया अपना, पहले अपना एमओ कॉलेज, उसी एमओ कॉलेज फिर कन्वर्ट हो गया इनटू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो वो जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो सांचा बनाया, उस सांचे में जो ढल जाता था, वो चाहे सूबा सरहद का अब्दुल रब निश्तर हो, चाहे वो ढाका का एटीएम मुस्तफा हो, या शेर बंगाल हो, या वो फिर अपना जो है हैदराबाद दक्कन का अपना जो है जो थे वो बहुत बड़े अपने थे मुकर्रर, अभी नाम आ जाएगा। तो ये सारे जो थे, इन पर एक अलीगढ़ की छाप थी। तो अलीगढ़ एक सांचा था कि उसमें जो आदमी ढल जाता था, वो उसमें मुस्लिम नेशनल मूवमेंट का एक अंसर आ जाता था। और जो पाकिस्तान का जो तस्वर है, पाकिस्तान अगर एक सिक्का है तो उसके दो पहलू हैं। एक उसका पहलू है अलीगढ़ मूवमेंट और दूसरा उसका पहलू है पाकिस्तान मूवमेंट। तो ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और दोनों दे आर सो क्लोजली कनेक्टेड कि इनको डीलिंक नहीं किया जा सकता। वो थे बहादुर यार जंग। बहादुर यार जंग से बड़ा मुकर्रर हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। ही डाइड एट द एज ऑफ 42, वन ऑफ द ब्रिलियंट जो थे वो मुकर्रर थे। तो अब चीज़ ये जी कि यहाँ जो है हिंदुस्तान में 1951 में उन्होंने जो थी ये अपना फ्यूडलिज्म को ख़त्म कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। आपके यहाँ वो नहीं हो पाया। मैं ख्याल कायद आज़म होते तो शायद कर जाते, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ। अच्छा कसूर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो ये अमजद शोएब साहब से जान लेते हैं कि क्यों नहीं हो पाया। हमारे यहाँ अब जो है हमारी डेमोक्रेसी में उसी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे बनी,
ये जाटों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये राइयों की है, ये कश्मीरियों की है, ये अपना राउस की है, ये जनाब जतोईस की है। मुझे कोई पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी नज़र नहीं आती जहां एक पढ़ा लिखा आदमी विद लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसका इस पाकिस्तान के साथ चोली दामन का ताल्लुक, जो पाकिस्तान के लिए उसका दिल धड़कता है, वो आज नहीं इलेक्ट ही नहीं हो सकता। तो चीज़ ये है कि ये आपने जो सिस्टम है, जो आपका जो है वो इतना महंगा हो गया है कि उसको मैं उसको कहता हूँ कि ये सिस्टम है कि पैसा फेंक तमाशा देख। जी, आप जैसे शिकारी जो है बाजरा फेंकता है तो परिंदे आ जाते हैं, उनको जाल में फंसा लेता है। ये जो सियासी शिकारी हैं, इनकी जो इल गॉटन वेल्थ है, ये डाकू भी हैं, चोर भी हैं, हीरोइन सी है, बर्दा फरोश भी हैं, कातिल भी हैं। इनके जा कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर देखें तो फिर आपको पता लगेगा इनकी बैकग्राउंड को क्या, यहाँ गले फाड़ फाड़ के जमहूरियत रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन्होंने इस मुल्क की सियासत को इतना पल्यूट कर दिया है कि आज इस मुल्क में पढ़ा लिखा आदमी जो है, कोई एकेडेमिया का बंदा, कोई सिविल सोसाइटी का बंदा, कोई पॉलिटिकल जेन्युइन पॉलिटिशियन आ ही नहीं सकता। नतीजा जो है वो आपके सामने है। बिल्कुल ऐसे ही। अमजद शुएब साहब, आपकी जाने बढ़ना चाहूंगी। अब जिस तरह से कसूरी साहब ने गुफ्तगू की है, उससे तो यही सवाल पैदा होता है कि हम पाकिस्तानी कब बनेंगे, और जो पोल्यूशन जिसका जिक्र हुआ कि पॉलिटिकली इतना पोल्यूटेड हो गए हम, क्या ये पोल्यूशन खत्म हो सकती है? देखिए, कसूरी साहब ने बड़ी अच्छी बातें, जबरदस्त किस्म की बातें बताई। जी जी। और जो लब्बे आखिर में वो यही जो मैं कह रहा था, आप बाकी चीजें छोड़ दीजिए, लिसानियत किस जोर से उभरी यहाँ पे। कोई पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बन रही है, कोई महाजर मूवमेंट है, कुछ और है। ये वही चीजें हैं जो आपकी पाकिस्तानियत को डिल्यूट करती है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी तरह इन्होंने, कसूरी साहब ने कबीलों के भी जिक्र किए कि जतोई हैं, ये है, वो तो है सो है, लेकिन मैं समझता हूँ उससे कहीं ज्यादा बढ़ के जब से हमने 18वीं तरमीम शामिल की तो सुबाइयत है वो ज्यादा उभर के सामने आ। और इन चीजों की वजह से आपकी पाकिस्तानियत डिल्यूट। असल चीज ये है कि इस मुल्क में इतने अरसा गुजर जाने के बाद 72 साल और 73वां साल, और अब आप आके अगर आज भी आप किसी और तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करें तो फिर पाकिस्तानियत कहाँ गई? तो ये इशू है। आज हुकूमत कोशिश कर रही है कि एक तालीमी निसाब जो है वो सारे मुल्क में रखा जाए, लेकिन सूबे मुखालफत कर रहे हैं और वहां पे तालीमी निसाब अपना अपना। तो जब आप वहां पे अपने मशाहिर के बारे में पढ़ाएंगे बच्चों को, तो उनके सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन डिफरेंट होंगे, उनमें सुबाइयत ही आएगी। ऐसे ही है। आप बलूचिस्तान में बैठ के कायदे आज़म का नाम लेने की बजाय चाकर खान के ऊपर उनको पढ़ाना शुरू कर दें तो उनको तो नहीं पता होगा कि कायदे आज़म या इस मुल्क की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, जो बना, कैसे बना और क्यों बना। और अगर वहां पे आप वहां की जो रेजिस्टेंस मूवमेंट थी, अगर उन्हीं को आप वहां पे उन इलाकों में पढ़ाएं बच्चों को, तो वो आइंदा भी आपके लिए रेजिस्टेंस ही बनेंगे। सही। तो बात ये है कि तालीम का निज़ाम सबसे अहम था जिसके जरिए आप पाकिस्तानियत डेवलप कर सकते थे, लेकिन पहले तो उसमें कोताही हुई और 18वीं तरमीम के बाद तो वो बिल्कुल ही आपके हाथ से निकल गए। तो असल चीज ये है कि जो भी लोग इस सिस्टम को चलाते हैं, क्या खुद वो अपने जाती मकासद से हटके सोचते हैं? जब ये 18वीं तरमीम की गई तो उस वक्त उनके सरों पे सवार थे सिर्फ अपने मफादात। सही। अब आप अगर देखिए कि सूबाई हुकूमत वहां पे बन गई किसी भी जगह पे, तो सूबे में जब वसाइल आपने उनको सारे दे दिए, फेडरेशन वीक हो गई, तो वो वसाइल इसीलिए उसने लिया है कि वहां पे वो करप्शन करे, खाए पिए, उसके पास सारा कुछ चला जाए। और फिर जब पूछा जाए तो वो सिंध कार्ड खड़ा कर दे या बलोच कार्ड खड़ा कर दे, तो कुछ और आपके लिए मसला पैदा कर दे। तो आप सिर्फ अपने मुल्क की यकजहती का चेहरा बचाने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज शुरू कर दें। तो बात यह है कि जब तक अगर आप कायदे आज़म का देखें, उनकी पूरी जिंदगी इस काम के लिए खुद तो वो इससे कोई फायदा नहीं उठा सके, या खुद तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये है वो जो सेल्फलेस सर्विस थी एक अपनी कौम की तरफ। लेकिन अगर आपकी सर्विस जो है वो सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए है, या आप ये सोचते हैं कि मैंने अपने ही खानदान को घूम फिर के, आपको मेरिट नहीं नजर आता, आपको अपनी बेटी नजर आती है, आपको अपनी बेटा नजर आता है, आप कहते हैं कि अब अगला इसके पास होना चाहिए, वजीर आजम बन जाए, ये वजीर आजम बन जाए, ये बच्ची बन जाए, ये कोई भी और। तो आप सोचिए
क्या आपने अपनी जात से हटके सोचा? तो बात यह है कि इस मुल्क में जिस तरह मेरिट का कत्ल हुआ है, जिस तरह अकरबा परवरी की गई है, ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये 11 अगस्त की तकरीरों में, ये तकरीर में मौजूद थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद आप क्या उससे क्या हासिल कर सकेंगे? जो मकासद थे वो पूरे हो सकते हैं? और फिर ये कि अवाम में शायद शऊर नहीं है या क्या है, क्यों अवाम फिर उन्हीं के पीछे फिरते हैं, या वक्त आता है तो अवाम को हमने इस हद तक लाचार कर दिया है कि वो फिर जो भी उनके सामने बिरयानी की प्लेट रखते वो उस तरफ चल पड़े। ये तो बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने अपने अवाम की मॉरलिटी को इस हद तक गिरा दिया, वहां पहुंचा दिया। फिर हमने किया क्या है, अचीव क्या किया? हमें तो बिल्ड करना चाहिए था इनका कैरेक्टर, हमें तो बिल्ड करना चाहिए था इनमें पाकिस्तानियत, इनमें कुलबतनी हमें जगानी चाहिए थी। उसकी जगह अगर आपने लोगों की कबीलों के साथ मोहब्बत या अपनी पार्टी के साथ मोहब्बत जगा दी, आपके पास बयानात हैं लोगों के, वो कहते हैं अगर मैं, मेरी पार्टी या मेरा पार्टी का लीडर वो है तो सब पाकिस्तान भी है, अगर वो नहीं है तो फिर पाकिस्तान भी नहीं जाए। तो ये वो दुख है जो आज हमें परेशान कर रहा है। हम सियासत में नहीं है, ना हमारा कोई सियासत में मतलब है, लेकिन लाजमी बात है कि पाकिस्तानी तो हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, सोचते हैं। और जब हम सोचते हैं तो हम इन सियासतदानों से या सियासत के बाकी नारों से हटके सोचते हैं, क्योंकि हमारी वाबस्तगी किसी एक के साथ नहीं है, हमारी वाबस्तगी है पाकिस्तान से। डेफिनेटली। तो ये चीजें फिर आपके सामने आना शुरू होती हैं जो ये दूसरे लोग नहीं सोचते, ये सियासतदान नहीं सोच रहा। सही। तो आज आप अगर आज देखें कि यानी जो मुल्क है उसमें सब वसाइल मौजूद हैं। आज आपकी ब्लैक इकोनॉमी ज्यादा मजबूत है। अगर कोई कह दे कि मैंने करप्शन पकड़नी है तो आप देखेंगे कि लोग भूखे मरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्लैक इकोनॉमी रुक जाती है, महंगाई भी हो जाएगी, सब कुछ उसके बाद शुरू हो जाता है क्योंकि करप्शन रुकनी है। तो जब आपने इतने हफ्ते तक करप्शन को चलने दिया तो आज रियासत कमजोर है, वो करप्ट माफियाज मजबूत है, वो रियासत से ज्यादा ताकतवर। तो आज आजादी के बाद भी हम उस ताकतवर तबके के गुलाम हैं जिनके पास वसाइल चले गए, नाजायज वसाइल उनके हाथों में चले। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अलमिया है, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल, तवज्जो देना बहुत जरूरी है। कैसे दे सकते हैं, अपनी नौजवान नस्ल को कैसे समझा सकते हैं और उनके अंदर ये जज्बा हुब्बुल वतनी किस तरह से इनकलकेट करना है, इस पर भी मजीद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ने, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और खूबसूरत डिस्कशन का सिलसिला जारी है जिसमें हम तारीखी पस मंज़र को भी याद करें और मौजूदा सूरत हाल को भी डिस्कस करें। इनको रिलेट करना कितना ज़रूरी है और इससे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना कितना ज़रूरी है। कौन करेगा ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे नौजवानों के अंदर पैदा, इस पर भी अब हम बात करेंगे अपने तमाम मेहमानों से। डॉक्टर साहब, जब नौजवानों की बात आती है तो डेफिनेटली ये बात एक अर्ज डेवलप करती है कि हमने अब कुछ करना है, हमने वो किरदार अदा करना है जो कि 1940 से लेकर 1947 में अदा किया गया। आप नहीं समझते कि आज के नौजवान के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ठीक है, उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, मैं इससे कभी भी डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानियत का मफहूम जब उजागर करते हैं तो शायद वो लायल भी है और लापरवाह भी है। ये मैं पार्टली आपसे एग्री करता हूँ कि कुछ हद तक लापरवाह है। अब वरना जज्बा उन्होंने भी उतना ही है जितना कि कौम के अंदर होना चाहिए, लेकिन उनको रहनुमाई नहीं मिल रही है। कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान है कि कौम जो है आप अपने लीडरों से मुतासर होती है, उनके अक़वाल से, उनके बोलचाल से मुतासर होती है। सही। मसलन वादा खिलाफी है, अगर लीडर वादा खिलाफी रोज करेंगे तो अवाम तो ज्यादा करेगी। सही। विदाउट नेमिंग एनीबॉडी। तो इस तरह अगर लीडर्स के अंदर ये चीज़, पहले तो ये लीडर्स जो है ये तो अल्लाह ताला ही करेक्ट करेगा, आप और मैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, असल बात ये है कि हमें हमारे नौजवानों को जो है अपनी जो असास है, जो हमारे इस्लामी तहजीब है, सही कल्चर है, उसकी तरफ हमें
अपना कायम रहना चाहिए, जिसको इकबाल ने अपने खुतबे के अंदर कहा था कि जो दिसंबर 1930 में इलाहाबाद में, सही, कि जो हमारी ये हिस्ट्री है, मैं पूरा ओवरऑल इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा वो इस्लाम जो यहाँ नाफिज रहा है, ठीक, अपने पाकिस्तान के हवाले से बात कर, सही, स्टार्टिंग फ्रॉम मोहम्मद बिन कासिम या बलूचिस्तान से 644 से बलूचिस्तान से स्टार्ट होता, पहला गवर्नर वहाँ से था, ठीक, तो खिलाफत राशिदा में उसका, उस वक़्त से लेकर आप देखें 1857 तक जो है ये हमारा कंटिन्यूसली मुस्लिम रूल रहा है। ठीक, पाकिस्तान पे ज़्यादा सा 1000 साल से ज़्यादा है, हिंदुस्तान में 650-700 साल तक। ठीक, ठीक है। इकबाल ने ये कहा था कि जो उसका बैकग्राउंड ये कहने के बाद में कोट करता हूँ, एक इस्लाम दुनिया के हर खिते में गया, लेकिन द एक्सपीरियंस ऑफ इस्लाम इन इंडिया हैज़ प्लेड ए यूनिक रोल इन द वर्ल्ड। वो कैसे? यही तो बात समझने वाली है, सही, कि भाई इकबाल ने दुनिया के तनाजुर में रखकर पाकिस्तान या ये जो साउथ इंडिया है इसको क्यों आइडेंटिफाई, क्यों वो रहता यहाँ है ना, उसने फोकस तो इसको करना है। ठीक है, इसलिए एक नौजवान से ये ख्वाहिश है मेरी, वो इस इकबाल के मैसेज पर वो डीपली गौर करें। ठीक, हमारी जो तारीख है वो अगरचे अंग्रेज जब यहाँ आया है उसने पहले हमारी तारीख को बदला। इलियट एंड डाउसन दो हिस्टोरियंस हैं हमारे पास, साहब जानते हैं, उनके 1850s में 60s में उन्होंने 12 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस। हमारे जो हिस्टोरियंस हैं तो जो 30-40-50 हिस्टोरियन उसमें सेलेक्ट किए उन्होंने, ठीक, उनका सेलेक्टेड चैप्टर्स जो है अपने एंगल से ट्रांसलेट कर दिया, और वो हम तारीख आज तक पढ़ रहे हैं। हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं, हम भी कसूरवार हैं, हमने उन अंग्रेजियों का ही आगे तर्जमा उर्दू में कर दिया और कई जनरेशन पैदा हो गई। ठीक, हुकूमत भी कोई तवज्जो नहीं दी ओरिजिनल सोर्सेज को सही ट्रांसलेट करे, और हमने भी कोई नहीं किया। तो मेरी ये है नौजवान से कि आप ओरिजिनल जो हमारी स्पिरिट है, जिसकी इकबाल जिसकी निशानदेही कर रहा है, ठीक, उसको देखो। इसके अंदर क्या है, हमने इंस्टीट्यूशन जहाँ डेवलप किए, आप देखें इंस्टीट्यूशन हमारे दीवाने कज़ा है, इंसाफ का इंस्टीट्यूशन पैदा किया, जो बहुत कम लोग इसको, ये किताब है मोहम्मद इसहाक की कि बरसी पाको हिंद में फ़िक़्ह की तारीख, उसने फ़िक़्ह हनफी जो है उसने कहा है 12 दफ़ा इसमें चेंज हुआ है, यानी फ़िक़्ह वो 12 दफ़ा चेंज हुआ है, सही है, और हम उन चारों पे अड़े रहते हैं। तो वो क्या, और उसकी में से लास्ट जो है वो औरंगजेब है, जिसका फतावा आलमगीरी है, कि उसने इस्लामी मसाइल और यहाँ के इंडिया के सोशल मसाइल को हल, उसमें गजूरी साहब लॉयर हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं कि बड़ी एक ऑथेंटिक किताब है वो, फतावा आलमगीरी थी। तो उसने इस्लाम कोड, इस्लामिक लॉ में बहुत मार्वलस बुक है, ठीक है, 200 से ज़्यादा उलमा को इकट्ठा किया, सही, वो ग्रुप लीडर्स ने पैदा किया, खाली औरंगजेब ने नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है, ये इंस्टीट्यूशन हमारा जो कज़ा का इंसाफ का निज़ाम है, रिसर्च डॉक्यूमेंट, तो इसको हम रिवाइव करें। ठीक है, ठीक, ये इंसाफ की सूरत इस्लाम में जो दी है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है, बेशक ऐसे ही है। दूसरा बात है, हाँ, इस खत्ते में इस्लाम ठीक है पॉलिटिकल पावर से भी फैला है, लेकिन ज़्यादा आवाम के अंदर तसव्वुफ के रूप में ज़्यादा असर हुआ, कल्चर तहजीब पे असर हुआ। सही, ये जो तसव्वुफ वाला इस्लाम, जो पीसफुल इस्लाम है, टेररिज्म वाला, सूफिया वाला नहीं है, ठीक, वो एक छोटी माइनॉरिटी है। सही, अक्सरियत हमारी तसव्वुफ के इस्लाम से मुतासर है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, जिस खिते में जाए कहीं ना कोई सूफी मिलता है, बुजुर्ग मिलता है, यानी उसने उनकी वजह से हर गांव का नाम बदल गया, हर शहर का नाम बदल गया, वरना ये हिंदुओं के नाम थे, सही, बुद्धा के नाम थे। ठीक है, इस तहजीब की तरफ हम पलटना है। ठीक, आज
देखो ना, सूफिया उस वक्त हम फारसी में ज़्यादा कलाम है, सही। लेकिन ये जो अंग्रेज दौर के ये मुग़ल पीरियड जो डिक्लाइनिंग पीरियड है, ये 200-300 साल वाला पीरियड है, इसके अंदर हमारे सूफिया जो हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है, पंजाबी में, पश्तो में, बलोची में, सिंधी में सही। और कश्मीरी में जो सूफिया पैदा हुए हैं ना, उनके अंदर मैसेज वही है ठीक। जो मौलाना रूम का है। वाह। और इकबाल के लिए मौलाना रूम पीरे रूमी है। ये कड़ियाँ जुड़ जाती हैं, बिल्कुल जुड़ जाती हैं, है ना? डेफिनेटली। ये इन चीजों को रिवाइव करने की जरूरत है। बच्चों से मेरी ये गुजारिश है। बिल्कुल। अब रिवाइव कौन करेगा, उसमें कितनी एफर्ट ये हमारे करनी है? टीचर्स का रोल है। बिल्कुल, रोल टीचर्स का आता है। तो डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी, इस रोल को, इस इंटरेस्ट को कैसे इनकलकेट किया जा सकता है आज की नौजवान नस्ल में? असल बात यह है कि पहले एक चीज़ की ज़रूरत को उजागर होना है। डेफिनेटली। मैं समझता हूँ कि आज हम सब की पॉकेट्स में एक गैजेट्स की शक्ल में कोई सेल फोन मौजूद होता है। बिल्कुल। उस सेल फोन को जब हम लेते हैं, उसके साथ हमें मैनुअल मिलता है कि बैटरी किस तरह से लगानी है, इसको ऑन किस तरह से करना सही। है। अच्छा, अगर हम एक बहुत एक्सपेंसिव सा सेल फोन ले लें और उसका मैनुअल देखें ही नहीं, प्रॉपर तरीके से उसे ऑपरेट नहीं करें, सही। तो वो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो मलाया ज़बान में महातीर मोहम्मद एक दफ़ा यहाँ इस्लामाबाद आए हुए थे, तो उससे किसी ने सवाल किया कि मसाइल जैसे मुस्लिम उम्मा के मसाइल और पाकिस्तान के मसाइल पर भी बात हो रही थी, तो डॉक्टर महातीर ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा, जी मलाया ज़बान में कि जब हम रास्ता भूल जाएं तो जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहाँ जाके खड़े हो जाना चाहिए। क्या बात। तो मैं भी यही कहूँगा कि ये सबक पहले इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की हम बात करते हैं, यहाँ तो हम अपने सूबों में बढ़ सकते हैं, ज़बानों में बढ़ सकते हैं, मसालिक में बढ़ सकते हैं, लेकिन जब इस मुल्क से बाहर हम जाते हैं तो एक सब्ज़ पासपोर्ट होता है जो हमारी पहचान होता है। बिल्कुल ऐसे ही। हमें जो ट्रीटमेंट मिलता है वो उसी की बुनियाद पर मिलता है। यकीनन। फिर जो इस्लाम के, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो सबको ही टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन हमने अपने आप को उसमें डिवाइड कर रखा है। सही। सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने आप से शुरू करना है। हर इदारा, हर शख्सियत, हर माशरे का जो हिस्सा है वो ये देखे कि इस खराबी में मेरा कितना किरदार था, जिसको मैं अब तस्हीह करूं। बिल्कुल। आज इस तजदीद अहद के दिन में मैं देखूं कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया। हम सब ये क्यों देखते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? मुझे तो सब कुछ दिया है पाकिस्तान ने, मैंने क्या दिया है पाकिस्तान? बिल्कुल। और ये जो हम दूसरों की तरफ उंगलियां उठाते हैं, ये जो असल मुक़्तदर कुव्वतें होती हैं, वो कभी एक को गिनी पिग बनाती हैं, कभी दूसरे को गिनी पिग बनाती हैं। सबको ये देखने की जरूरत है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब कश्मीर पर एक डिसीजन लिया था, उसको किसने नहीं माना था? सही। बात यह है कि हम सब जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। और जो जितना जिसके पास इख्तियार है वो उतना ही जिम्मेदार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊल। बेशक। हर कोई जिम्मेदार है जितनी उसकी जिम्मेदारी। मैं समझता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी ये है कि हमारा घर, हमारी दरसगाहें और हमारा मुआशरा, इन तीनों को रोल प्ले करना। बिल्कुल करना। पहली बात घर में यह है, मैं आपको बताऊं कि इसी शहर इक़्तिदार की किसी एक बहुत पढ़ी लिखी सोसाइटी के अंदर किसी एक घर की बात आपको बयान करते हैं। ये तो अब कुछ थोड़ी सी सूरत हाल पर हमने कुछ कर्टेल किया है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये 14 अगस्त क्या है। जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेट। बच्चों को पता नहीं होता कि 23 मार्च क्या है, क्योंकि घर के अंदर उसका तज़किरा नहीं होता। उन्हें तो ये पता है छुट्टी का दिन है, सो जाओ, छुट्टी का दिन है। बात यह है कि ये बच्चों को हम वो फेस्टिविटी दिखाएं ना, हम घर के अंदर वो तज़किरा करें ना। हमें जो जॉइंट फैमिली का तस्वर था, जो बुजुर्गों के साथ बैठना होता था, दादियों के साथ, नानियों के साथ। कुसूरी साहब अपने नाना का, अपनी वालदा के नाना का जिक्र कर रहे हैं ना, तो वो जो नानियां, दादियां और जो ग्रैंड फादर्स होते थे, वो अपनी जो उन्होंने खुद देखा होता था वो बताते थे, उसके साथ एसोसिएट हो जाते थे। बिल्कुल। आज हम क्या है कि एक घर के अंदर बैठे हुए हैं, हमने सबको गैजेट्स लेके दे दिए हैं, एक दूसरे के स्टेटस अपडेट से पता चलता है कि वो घर में या घर से बाहर है। जी। ये जो टेक्नोलॉजी होती है, इसका इस्तेमाल तो सीखना चाहिए ना हमें। इस वक्त ये जो पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा चैलेंज जो हवेदा हो रहा है, जो उभर कर सामने आ गया है, वो ये है कि
हमारे पास कोई फिल्टर्स नहीं है, क्या इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है। बिल्कुल। फिर ये जो हमारे यहाँ इस फैशन को कर्ब करने की जरूरत है कि जो मुंह उठा के उठता है वो कायदे आजम और इकबाल पर बात करना शुरू कर देता जी है। बिल्कुल ऐसे ही। जो आता है वो पाकिस्तान के जो बानियान है उनके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देता है। दुनिया में कहाँ होता है? दुनिया में जो मीडिया है वो आजाद होता है, लेकिन उसकी कोई बॉटम लाइन होती है। सही। हमारे यहाँ हर तबका क्यों अनलीश हुआ है, इसको सोचने की जरूरत है। इस सब के असरात नौजवान पर पड़ रहे हैं। बिल्कुल। फिर दूसरी बात यह है कि इंसान अपने खानदान से, फिर खानदान के बाद वो जिससे वास्ता पड़ता है वो स्कूल होता है, ठीक, वो कॉलेजेस होते हैं, वो यूनिवर्सिटीज होती हैं, डेफिनेटली। और फिर इस सब का वास्ता किससे पड़ा होता है? मीडिया से पड़ा होता है, माशरे से पड़ा होता है। अगर हम अपनी नई नस्ल को बताएंगे कि ये पाकिस्तान हमने हासिल किया है और इसकी पॉजिटिव साइड दिखाएंगे, सही। अगर हम यही देखते रहेंगे कि आधा गिलास खाली क्यों है, तो फिर भरे हुए गिलास का तो तज़किरा ही नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे ही। उसका एहसास कैसे पैदा होगा। और यहाँ पर मैं अपनी इस बात को यहाँ पर समेटता हूँ कि जो वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है ना, उसमें कुछ उसूल हमें दे दिए गए, और आज के दिन उसका एक उसूल मुझे अपने आप से सवाल करना है, नादरीन अपने आप से सवाल करें। सही। वो क्या है? ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम बेशक, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। बेशक बेशक। अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजार बनोगे, शुक्र अदा करोगे तो उसमें इजाफा होगा, डेफिनेटली। और अगर नुकसान नेमत करोगे तो अजाब बड़ा सख्त है। अल्लाह। ये जो हम एनालिसिस करते हैं इस वक्त की अपनी माशरे का, तो उसमें शुक्र का पहलू नजर बहुत कम आता है, बहुत कम नजर आता है। इसके पीछे भी क्या रीजंस हैं, इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। ब्रेक की जानिब बढ़ने, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। 23 मार्च के अहम दिन को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन के मनाने का मकसद क्या है उसको हाईलाइट कर रहे हैं, और फिर जब हम अपनी जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो फिर इन जिम्मेदारियों को पूरा कौन करेगा, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह से हम अपने अंदर शामिल कर सकते हैं, अपने बच्चों की तरबियत में इनकलकेट कर सकते हैं, इस पर ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। अपने तमाम मेहमानों से आज के दिन के हवाले से जो है एक मरतबा फिर से गुफ्तगू करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि अब हम इस पहलू पर जो है आना चाहेंगे कि हम किस तरह से अपने आने वाली नस्ल की तरबियत कर सकते हैं, अपनी तरबियत कर सकते हैं, अपना फ्यूचर खुद हमने डायरेक्ट करना है। आज भी हमें एक कौम एक मंजिल के प्लेटफॉर्म पर खड़े होना है। कैसे खड़े हो सकते हैं? कसूरी साहब आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। क्या सजेस्ट करेंगे आज के नौजवान को, आज की कौम को, आज के बुज़ुर्गों को, आज के असातिज़ा कराम को और आज के वालिदैन को? मैं आपके टेलीविज़न की वसादत से एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी जी। वो ये है कि देखें, दुनिया में मसलन आप वाशिंगटन में चले जाएं तो वाशिंगटन की तमाम जो सड़कें हैं वो जो उनके जो फाउंडिंग फादर्स थे, जो कि उन्होंने आइन 1789 में लिबर्टी हॉल फिलाडेल्फिया में बनाया, उनके नामों पर वो सड़कें हैं उसी थी, ताकि नौजवान नस्ल जब गुजरे तो उसको पता लगे कि जॉर्ज वाशिंगटन कौन था, मेडिसन कौन था, जेफरसन कौन था, तो उनको पता हो। अब यहाँ आपने इस्लामाबाद नेशनल कैपिटल है, यहाँ आपने कोई आगा शाही रोड, कोई अन मोहम्मद रिजवी रोड, कोई फलां ये किया हुआ है। ये तमाम सड़कों के नाम ख़त्म किए जाएं और नए सिरे से सड़कें बनाई जाएं। वो कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के नाम पर तो ऑलरेडी हैं, तो वो तो बिल्कुल हैं सी। उसके बाद उसी बहादुर यार जंग बहुत बड़ा नाम है, उसी अपना फिर अपना अब्दुर्रब निश्तर, उसी सूबा साद को बहुत बड़ा नाम है। फिर हुसैन शहीद सोहरवर्दी बहुत बड़ा नाम है, हसरत मोहानी बहुत बड़ा नाम है, नवाब मोहम्मद इस्माइल ख़ान बहुत बड़ा नाम है। ये बड़े बड़े नाम जो हैं, जो हु प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ये सड़कें उनके नाम पर होनी चाहिए, ताकि जब यहाँ से बच्चे अपने बस्ते टांग के गुजरें तो वो पूछें कि यार ये बहादुर यार जंग कौन था, तो उसको कोई बड़ा
बताया कि ये बहुत बड़ा आदमी था जी, सही। इसका ताल्लुक दक्कन से था, ये कायद आज़म का बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्म था जी। ये नवाब इस्माइल खान है, ही वॉज नंबर 2 मैन आफ्टर कायद आज़म जी। तो अब इनके ये तमाम सड़कों के नाम ख़त्म करके इन जो फाउंडिंग फादर इनके नाम पर सड़कें बनाई जाएं, ताकि आइंदा आने वाली जनरेशंस हैं जो उन सड़कों से गुजरें तो उनका ताल्लुक उसी एक जो है तारीख़ी ताल्लुक इन बड़े बड़े लोगों से जुड़ा रहे। दूसरा ये है कि कायद आज़म का जो मज़ार है दैट शुड बी डिक्लेयर एज ए नेशनल सिमेट्री, नेशनल कब्रिस्तान डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। और वहाँ जिसको भी जो एक कमेटी बना दी जाए कि जो बंदा मरे वो जिसको वो हीरो डिक्लेयर कर दे, नेशनल हीरो, ही शुड बी बरिड देयर विद द फुल मिलिट्री ऑनर, उसको स्टेट उसका फ्यूनरल हो। वो हीरो स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, एजुकेशनिस्ट भी हो सकता है, सियासतदान भी हो सकता है, वो एक सिविल सोसाइटी का भी बंदा हो सकता है। तो वो हीरो डिफरेंट थी। लेकिन जो कौमें अपने हीरो की इज्जत और एहतराम नहीं करती वो हीरो पैदा नहीं करती। हीरो एंड हीरो वर्शिप बड़ी एक अहम बड़ी इंपॉर्टेंट एक किताब है, उसमें यही लिखा हुआ है कि जो कौमें अपने हीरो की इज्जत और एहतराम और उनके तकद्दुस का ख्याल रखती हैं वो लगातार हीरो पैदा करती रहती हैं, और जो अपने हीरो से लाताल्लुकी हो कर लेती हैं वो नहीं करती। अब रहा यहाँ जो ये मुल्क जो है ये ना किसी फौजी ने बनाया, ना किसी सिविल वॉर ने बनाया, ना किसी माशरा, ये इट केम इन टू बींग थ्रू ए बैलेट, वोट के ज़रिए, और इसको जमहूरियत ने ही आगे लेके चलना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के बका, सालमियत और उसके तसलसल के लिए जो चीज़ दरकार है वो उस मुल्क का जमहूरी कल्चर है। बिल्कुल। एग्रीकल्चर हमें मिला, एग्रीकल्चर तो हमने तबाह किया कर दिया, लेकिन जमहूरी कल्चर हम बना नहीं सके। और जमहूरी कल्चर के 2 सतून हैं, सब्र और बर्दाश्त। जिस कौम में सब्र और बर्दाश्त का जो है फुकदान है वहाँ दुनिया के तमाम सिस्टम चल पड़ेंगे, जमहूरियत ही चलते, बिकॉज पेशेंस एंड टॉलरेंस इज ए सिने qua non ऑफ डेमोक्रेसी। वो जमहूरियत की रूह है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस कौम में सब्र और बर्दाश्त की, और यहाँ भी जो है एकेडमिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो अपने जो ये कॉलेजेस और स्कूल ये नेशनल नर्सरीज होती हैं जहाँ करैक्टर फॉर्मेशन बिल्टअप होती है। आज मैं जो जिस एतमाद से बात कर रहा हूँ, मेरे पीछे वो हाथ हैं, वो मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे चलना फिरना सिखाया, मुझे कल्चर, पाकिस्तान के कल्चर के साथ मेरा ताल्लुक जोड़ा। तो चीज़ यह है कि आदमी अपने उस्तादों से सीखता है। मुझे याद है कि जब ये भुट्टो के बाद केस चल रहा था तो मेरे उस्ताद थे, बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, डॉक्टर हमीदुद्दीन, बहुत सब कॉन्टिनेंट के टॉप के हिस्टोरियन थे। तो वो आ रहे थे वॉक करके, तो मैंने आगे गाड़ी खड़ी की तो मैं खड़ा हो गया। जब आए तो मैंने उनके घुटनों को टच किया तो उन्होंने मुझे दोनों हाथों से उठा के मेरा माथा चूमा। अब उन्होंने पंजाबी में मुझे क्या कहा कि पुत्र कल तई तू मेरे को तारीख पढ़ता सी, आज आप ही तारीख पढ़ गए। तो हर बच्चा जो है वो तारीख साज बच्चा है। बिल्कुल। और उसको वो एक ऐसा एक जैसे कुम्हार है, वो अपने हाथों से लोटा बना दे, उसी जग बना दे, गिलास बना दे। ये हाथ हैं जो उस्ताद के, जो कि बच्चों की कैरेक्टर की तश्कील देते हैं, यकीनन देते हैं। अमजद शुएब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ओवरऑल आज जितनी भी डिस्कशन हुई, अब हमें करना क्या है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि बैरूनी साजिशों का जो है मुकाबला करने के लिए तो हम मुत्तहिद हैं, लेकिन जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए भी हमने जो है यूनाइट होना है। कैसे हो सकते हैं? देखिए, मैं असली तो समझता हूँ कि सब कुछ है तो वो तालीम है। डेफिनेटली। जो बच्चों को किसी रास्ते पे लाती है, वो दीनी तालीम हो, वो हमारी अपनी दुनियावी तालीम हो, या हमारी मशाहिर की तारीख वगैरह हो, सही जो कुछ भी है वो हासिल, अगर मैं यहाँ आज बैठा हूँ तो मैं भी अपनी तालीम के जरिए, और डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं सारे, तो वो नॉलेज है जो हमने हासिल किया था वो हम आगे पास कर, और यही है जो हमें इंसानियत का दर्स देगा, शराफत का दर्स देगा, हुकुलपत्नी का दर्स देगा। ये वो चीज है जो, हाँ, और इसमें मैं समझता हूँ कि हमने बड़ी कोताही जो की
वो ये है कि ये माशरा उस्ताद को वो दर्जा न दे सका जिसका वो हकदार है। क्योंकि उस्ताद तो मेमार है कौम का, और वो मेमार चला गया बिल्कुल पीछे किसी सफ में, और आज उस मेमार के लिए इस माशरे में वो इज्जत वो तकरीम नहीं रही, जिसके नतीजे में वो जो बड़ा अच्छा सूझबूझ वाला कुर्बानी देने वाला आदमी है वो उस्ताद बनना नहीं चाहता। कितने माँ बाप हैं जो चाहेंगे कि उनके बच्चे के लिए पहली तरजीह ये हो कि वो उस्ताद बने। अगर आप पूछें माँ बाप से तो तरजीहात आपको नजर आ जाएंगी, कोई डॉक्टर की बात करेगा, इंजीनियर की बात करेगा, कुछ और कहानियां कि वो कंपटीशन के इम्तहान में चला जाए। लेकिन जो इस कौम के मेहमान हैं जिन्होंने हमें किसी मंजिल तक पहुंचाना है, उधर जाना कोई नहीं चाहता। तो मैं समझता हूँ कि तालीम के निज़ाम को बड़ा रेवोल्यूशनाइज करने की जरूरत है। इस पे कंपेटिटिव एग्जाम होने चाहिए, टीचर यहाँ पे अच्छे आने चाहिए, लोग आने चाहिए जो कि हकीकतन आप इस कौम को, इस जो नई पौध आती है उसको पाकिस्तानी बनाने में, अच्छा मुसलमान बनाने में, अच्छा शहरी बनाने में एक रोल अदा कर सके। ना कि सिर्फ हम एक टेक्निकल साइड या कोई आईटी पढ़ ली ये करके, और बाकी जैसे अभी बात हो रही थी कि हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि हम 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, 14 अगस्त को क्या हुआ था। खुद भी बाद बच्चों के सुन रहा था यहाँ पे मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं वो पूछते फिर रहे हैं लोगों को, आम आदमी को, बच्चे को पता ही नहीं है कि क्या 23 मार्च है क्या। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप इस सारे मामले में पहले जो नस्ल को तैयार करने का जो जरिया सिस्टम है उसकी तरफ तवज्जो दें। उसी से आप जमहूरियत के अंदर बर्दाश्त भी पैदा करेंगे, उसी के जरिए आप लोगों में शऊर पैदा करेंगे कि ये वोट जो है मिसाल के तौर पे अगर हम आज देखते हैं कि हमारे पास अच्छे लीडर नहीं है तो हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया ही उन्हीं लोगों को। तो शऊर आएगा तो आप कोई अच्छी लीडरशिप ढूंढना शुरू करेंगे। सही। तो मेरे ख्याल में तो हर चीज का बिल आखिर तालीमी निज़ाम जो है वहां पे जाके कोई ना कोई हल आपको मिलेगा। अगर वो निज़ाम आप ठीक नहीं कर सके तो फिर जनरेशन आपकी आगे जो आने वाली नस्लें वो खराब होती जाएंगी, उनके अंदर खुदगर्जी आती जाएगी, बनाने चाहती जाएगी, उनके अंदर वतन की मोहब्बत कम हो जाएगी, शऊर कम हो जाएगा इंसानियत के बारे में। तो ये वो चीजें हैं जो कि तालीम के जरिए मेरा ख्याल है हम हासिल कर सकते हैं, और उधर तवज्जो सबसे कम है, जबकि तालीम और सेहत ही दो ऐसे मैदान हैं जो आपके लिए अच्छा रिसोर्स मुहैया कर सकते हैं, एक अच्छी जनरेशन आगे दे सकते हैं जो मुल्क को संभाला दे सके। यकीनन अमजद चौधरी साहब, आपका बहुत ही खूबसूरत पैगाम हमारे सामने आ गया है। कसूरी साहब, आपसे भी गुजारिश के मुख्तसर सा कोई पैगाम दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। बस जी पैगाम यही है कि माजी की कोताहियों को दरगुजर करके भूल कर एक अहद किया जाए आज कि जो हमसे गलतियां हुई उसको दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा, और हम अपने असलाफ जिन्होंने इस मुल्क को बनाया उनकी ज़िंदगी के जो बेहतरीन पहलू हैं उनका उसका जो रस है उनकी शख्सियत का, उसको लेकर आगे चलेंगे, और हम पाकिस्तान को कायद आज़म के तख़य्युल और पाकिस्तान के कायद आज़म के विजन का पाकिस्तान बनाने का एहतमाम भी करेंगे और उसकी काविश भी करेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल बासित मुजाहिद साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं समझता हूँ कि आज के दिन हमें सलाम पेश करना है बानियान पाकिस्तान को और उन गुमनाम सिपाहियों को कि जिन्होंने अपने सरों की फसल कटा के अपना आज हमारे लिए तज दिया, और हमें भी उस जज्बे को बेदार करने की ज़रूरत है। बिल्कुल कि हम भी वो जैसे एक बहुत उम्र रसीदा बुज़ुर्ग दरख्त लगा रहा था, तो उसके पोते ने सवाल किया कि ये दरख्त आप लगा रहे हैं, इसके तो बड़े होने में अभी बड़ा वक्त है। तो उनका जवाब यही था कि मेरे बुज़ुर्गों ने भी दरख्त लगाया था जिसकी छाँव में मैं आज बैठा हूँ। इस तस्वुर को उजागर करने की ज़रूरत बिल्कुल ज़रूरत है। डॉक्टर रियाज अहमद साहब, आपका क्या पैगाम है हमारे व्यूअर्स? मेरा पहली बातों को इतना मायूस होने वाली बात नहीं है। सही। अगर 47 से
पाकिस्तान का कंपेयर किया जाए और इंडिया के साथ कंपेयर किया जाए, अगरचे हुकूमती निज़ाम तो हमारा इतना कामयाब नहीं रहा, लेकिन आवाम का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, खुशहाली है, सही। अगर आप हिंदुस्तान जाएं तो लाखों लोग फुटपाथों पर सोते हैं। पाकिस्तान के अंदर आवाम के अंदर इतनी जरूरत है कि इन्होंने वडेराइज्म को, फ्यूडलिज्म को काफ़ी हद तक तोड़ा है सही, और शहरों की तरफ रुख किया है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और ये खुशहाली और यही जज्बा जारी रहा तो एक दिन फ्यूडलिज्म भी ख़त्म हो जाएगा और ये कौम अपने जो इस्लाम का पैगाम और पाकिस्तान के जो नामवर मशाहिर कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल, शाह वलीउल्लाह मुजद्दिद सानी, इनके नाम को लेकर फिर उठेंगे और दुनिया में नाम पैदा करेंगे। इंशाल्लाह यही उम्मीद है और यही पैगाम है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और यकीनन नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जैसा कि हमने कहा कि आज तजदीद अहद का दिन है, तो इस दिन हमने ये अहद करना है कि हमने अपने मुस्तकबिल के लिए भी और आने वाली नस्ल के लिए भी एक किरदार अदा करना है, एक शम्मा रोशन करनी है, ये जाने बगैर, ये सोचे बगैर कि हमें जो है इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा या अगर कोई और नहीं कर रहा तो हम क्यों आगे आएँ। अगर आज हम आगे आएंगे तो यकीनन आने वाली नस्ल भी इसका मज़ा भी उठा सकेगी और इसके लिए हमारी शुक्रगुजार भी होगी। इसी पैगाम के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।